चलो। ओके। हिमांशी आवाज आ रही क्या? हाँ। वर्चुअल ब्रेक। वर्चुअल। भाई कटेगा नहीं क्या ये? वर्चुअल ब्रेक। आकाश, कि जैसे वर्चुअल ब्रेक का मीनिंग ये है ना, जो सही में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जैसे मान लो आपके घर वाले आपको पैसा देते थे, अब वो ये बोले ना कि मैंने पैसा देना बंद कर रहा हूं आज से, लेकिन वो ये काम कर दें। टेक्निकली मना नहीं किया कि पैसा नहीं दूंगा, लेकिन अब पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ वर्चुअल ब्रेक। एक्चुअल में ये ब्रेक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा हो चुका है। सिमिलरली, जब कोई किंगडम दिल्ली को पैसा भेजना बंद कर दे, लेकिन क्योंकि लालच है उसको कि दिल्ली तो चाहिए सबको, है ना, तो वो बोलेंगे नहीं कि हम आपको पैसा भेजना बंद कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो पैसा भेजना बंद हो चुका है। तो उसको हमने वर्चुअल ब्रेक नाम दिया इसमें, कि सही में वो ब्रेक एग्जिस्ट नहीं करता, सही में उन्होंने नहीं बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन बंद कर दिया। इट इज अ ब्रेक, कि पैसा नहीं जा रहा है दिल्ली, दैट इज द ब्रेक। क्योंकि मना नहीं किया, लालच है, दिल्ली की गद्दी चाहिए, तो मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं सही में मना कर देता तो वो एग्जिस्टिंग हो जाता कि हाँ चलो इट इज द स्टॉप, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए चाहिए, तो दैट्स वाई। ओके ठीक है, थैंक यू। और ये वर्चुअल ब्रेक तभी होगा जब सीट चेंज होगी। मतलब जैसे एक सर्टेन डायनेस्टी चली आ रही थी, तो वो लोग कहीं ना कहीं मुगल्स को लेकर के थोड़े लॉयल थे, मतलब खुद का बना लिया, लेकिन मुगल्स की इज्जत है। अब कोई एक बाहर का बंदा आ गया, कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं, सीधा मना। अवध के केस में जब किसको हटाया था, सफदरजंग को, सफदरजंग को रिमूव किया, तो वहीं से ऑब्वियस हो गया था। अब तो क्लियर क्लैश है ना अब मेरे और आपके बीच में, कि भाई मुझे एज अ वजीर हटा दिया आपने, तो मैं पैसा नहीं दूंगा, बात खत्म। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। मैं इस बात लेकर आया हूँ वैसे भी। पहला बताया नहीं है, लेकिन गेस तो मार ही सकते हो। चलो तुक्का लगाओ। बहुत बहुत बढ़िया। मैंने गेस कहा तो तुमने सीरियसली ले लिया उस चीज को। अरे गेस लगाओ थोड़ा लॉजिक से। सी बोला क्या? चलो सोच के बताओ, कोई नहीं, बताया नहीं है अभी, इसी यही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इतना रेलेवेंस है नहीं यहाँ पे। मिड लेवल में आप पढ़ोगे, बट हाँ फिर भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा। चलो मानवी से ओनवी टू, बताओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी ABCD लिख दो। आज संडे सब मजा कर रहे हैं। दोनों में से देखो एक चीज हो सकती है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस जिंदगी की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर चूजिंग यूपीएससी, तो क्योंकि अब आपने चूज कर लिया है, तो थोड़ा सा टाइम दे दो उसको। एक चीज रखो, या तो मजा कर लो जिंदगी में, या तो यूपीएससी कर लो, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगी। उठा के देख लो इतिहास, ऐसे हलवा नहीं है, है ना। तो कुछ टाइम आप एक बात बताओ, नहीं हुआ तो वैसे भी वेले रहना है ना, अनलेस कोई ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक टॉप जॉब खोज रहे हो तो कहीं ना कहीं सेटल तो आप अपनी जिंदगी में हो जाओगे, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। अगर एक बार आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली, कभी आप जिंदगी में खाली नहीं बैठोगे। उठा के इतिहास देख लो, जितने सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर ली, वो कभी खाली नहीं बैठा। तो कुछ अच्छा तो कर लोगे, लेकिन अगर पोस्टेड हो गए तो दैट इज द डिफरेंट फन। नहीं पोस्टेड हुए तो भी एक ऐसी नौकरी पकड़ लोगे जो आपकी कैपेबिलिटी से कम होगी, है ना, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा मजा करने के लिए तब भी, है ना। भाई कहा, एक बात बताओ, अगर मैं मजा करके अगर मैं यूपीएससी निकाल लूं, तो फिर कहानी क्या रह जाएगी? मैं इंटरव्यू में क्या बताऊंगा, लोगों को मोटिवेट कैसे करूंगा? जबरदस्ती स्ट्रगल करूं, नहीं है तब भी घर से पैदल आ जाओ यहां तक, है ना। किसी दिन क्लास से छूटो, रोड के किनारे सो जाओ, है ना।
पता ये उम्र में सांस फूल रही है। आईपीएस मत चूज करना भाई तुम, ठीक है। गो फॉर रेवेन्यू सर्विसेज में भी। अच्छा, ओ कोई बात नहीं, मैं फिर भी कहता हूँ आईपीएस। हाँ, विच वन? बताओ शौर्य। साल भाई बता ही नहीं है, अब लेट आ रहे हो इसलिए बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी गेस लगा सकते हो तो। ए, अच्छा, वन ओनली। वाह भाई, चलो ये डी भी लगवा दो कोई, अब तीन हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है। बोथ वन एंड टू, दो लोग वन एंड टू। कूप डिटेक्ट कर दिया जाए मानव के साथ। गूगल में एक्चुअली इसका आंसर तब मिलेगा जब बहुत डिटेल्ड पढ़ोगे आप, इसलिए मिलेगा नहीं एक बार में, नहीं मिलेगा। इसका डेट वेट मिल जाएगा, जनरली ये नहीं मिल, एक चीज मिल जाएगा, हाँ एक ऑप्शन सही इसमें से कर लोगे, गूगल करोगे तो थोड़ा डिटेल्ड पढ़ोगे तो मिल जाएगा आंसर। चलो, यस, सी। सी पे ज्यादा बोली लग रही है। यस, विच वन? अच्छा, ए बोला है, ओके ठीक है। आओ जगत सेठ बैठो, आओ आओ जल्दी जल्दी। बताओ बताओ बताओ, विच वन? निधि सेड सी। चलो, सी पे ज्यादा लोग। सौरभ, कौन सा बोला? सी। पहले लगवा चुके हो या अभी लगा नहीं है? नहीं लगवाया ना, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। मानो, अरे तुम तो रह ही गए, तुम भी बताओ। गूगल गूगल कर चुके हो, गलत बताया तो खूब डिटेल्ड है आज फिर। हैं? सब कह रहे हैं तो सी होगा। बोलो रंजना, तुम भी आ ही गए, ठीक। सब नहीं कह रहे। हाँ, बताया नहीं है अभी। यू कैन टेक अ गेस, हाँ। बोलो बोलो, सौरभ के आगे दोनों लोग बोलो, दोनों मिलके एक ऑप्शन चूज कर लो। हैं? बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना, तुम्हारे पीछे पूछ रहा हूँ। सी। हाँ हाँ, गेस लगाने ही बोल रहा हूँ, बोलो। अभी तक बताया ही नहीं है तो। अच्छा, पहला ठीक है, ओके। सेकंड वाले में डाउट है तो तुम भी वन ओनली लगवा लो भाई। डाउट है तो मैं कहूंगा यूपीएससी में डाउट के बेसिस पे कभी आंसर सही मतलब, अगर मुझे लग रहा है कि एक सही है और दूसरे में श्योर नहीं तो मैं एक के साथ जाऊंगा। हम्म। देखो, सबको तीन लोग बेनिफिटेड होंगे, मैं अब एक चीज और बताता हूँ। महादजी शिंदे को बेनिफिट मिलेगा इससे। ही वॉज द, व्हाट डू वी से, जिनके साथ ये पैक्ट हुआ था, सालवाई का पैक्ट, वैसे बता दूं, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड देन महादजी शिंदे। अभी आगे बता दूंगा, डोंट वरी, अभी एक्सप्लेन कर देना उसको, बट हाँ एक बार गेस के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नीदर बोला ना। बोलो। हाँ हाँ हाँ, वन ओनली। चलो, ठीक है, ऑनलाइन में से भी बाकी लोग बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, रंजना, कौन सा बोला? अरे तो पिक करो, ऐसे ही रैंडम किस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वन ओनली, एक पर्सन का सिलेक्शन होता है जो कि ये मानवी। टू ओनली, ठीक है। देखो, एक रीजन की वजह से गलत हो गया, ये ना फर्स्ट एंग्लो मराठा बार था, सर्च किया तब भी नहीं देखा, मानो पहली बात यही आती सर्च करते ही। अब बहाना भी अच्छा मारो कम से कम, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे उसमें देखेंगे, बट हाँ गेस के मामले में भाई तुम लोग गेस मत ही लगाना, ठीक है, छोड़ देना, मानवी को लगाने दो गेस, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये हुआ था 1782 में, है ना। ठीक, अभी बताता हूँ इसको साल भाई। 1782 मई में हुआ था, 17th में, 22 में, जो भी रहा डेट एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, बट हाँ 1782 मई मंथ था।
तो 3-4 लोग बेनिफिटेड हुए। माधवराव टू को जो है एज अ पेशवा एक्सेप्ट किया गया। इसमें इनको बोला गया कि ठीक है ब्रिटिशर्स पेंशन देंगे। कौन थे ये? द किलर ऑफ नारायण राव, है ना, चाचा थे। तो 3-4 लोगों को फायदा हुआ और ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजें लौटा दी, कुछ जमीनें जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की थी इस उसके तहत, कि बोला कि कंडीशन पे। ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हो रहा है आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए एक मोटा मोटा एग्जांपल बताता हूं। मैसूर में एक बहुत पावरफुल रूलर था उस टाइम पे, कौन था? हैदर अली वॉज देयर, पप्पा ऑफ टीपू सुल्तान। ही वॉज वेरी पावरफुल। अंग्रेज बहुत परेशान थे हैदर अली से। अगर आप इतिहास में देखोगे मराठाओं से उतने परेशान नहीं थे जितना टीपू सुल्तान और हैदर अली से परेशान थे अंग्रेज, है ना। तो इन्होंने बोला कि एक तो तुम हैदर अली को डिथ्रोन करोगे, एक ये कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो फ्रेंच हैं, ब्रिटिशर्स को फ्रेंच का भी डर था। यूके अगर इन्वेड कर सकता तो फ्रेंच भी उस टाइम पे पावरफुल थे, वो भी इन्वेड कर सकते। उन्होंने बोला फ्रेंच को सेटल नहीं होने देगा अपने यहाँ, क्लियरली प्रोहिबिशन, कि जो भी मराठा रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे फ्रेंच सेटल नहीं हो सकते। इट इज़ अ क्लियर प्रोहिबिटेशन। तो ये 2 शर्त थी उनकी, और कुछ शर्तें इन्होंने अपनी रखी। मराठा, देखो ब्रिटिशर्स को पहले से पता था कि हम बन जाएंगे सेंट्रल पावर, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड कर दिया था। अभी बताता हूँ पूरा, ठीक है। सेकंड, द बैटल पानीपत फॉट बिटवीन मराठास एंड मुगल। ओके, ये सही है गलत है? अभी तो पहला बोला। अच्छा, नहीं हुई थी क्या? अच्छा ठीक है। लॉजिक सबको मत बताओ, अपने मन में सोच के फिर बता दो कि ऑप्शन कौन सा सही है, बाकी लोगों को हिंट मत दो। कौन सा? हाल्टेड। रेलवे स्टेशन अगर कोई गया हो तो हॉल्ट पता होगा उसको, हॉल्टेड। बताओ। ट्रेन रुक गई उनकी है, मराठास की, शताब्दी एक्सप्रेस। डी। ये कैसे किया मैंने? क्या काम कर रहा है? बढ़िया, ये टच पता था किसी को? ठीक है, चल। नीदर वन नॉट टू, और क्या। हाँ, बारकोर वाला है ना, देखो यही तो है साइंटिस्ट आदमी। ये जो बनाए होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि कोहनी से भी चल सकता है ये। नीदर वन एंड टू, मानव। चलो, और कोई? डी, क्योंकि मानव ने चूज किया इसलिए। हाँ, आकाश। अच्छा, 3 लोग तो टू ओनली पे हैं ही पहले से। टू ओनली, टू, 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 मतलब टू ओनली ना। हाँ, ठीक है। और ए बी डी, ठीक है। जैक्स कैलिस भी लिख दो, एक लोग तो पूरा हो जाएगा। ए बी डी लिखा है अलग अलग 3 लोगों ने, ए बी डी। ठीक है, ओके, ए बी डी। चलो, कोई ए भी बोल रहा है तो ए पे भी लगा देते हैं। नीदर वन नॉर टू बोला है ना। चलो, एक्सप्लेन करो। हाँ, वो तो गलत हो गया, वो तो पहले ही बोल दिया इन लोगों ने तो। हम्म, देखो मैंने क्या बोला, देखो ये नहीं बोला कि मुगल एम्पायर पे लग गया, ये देखो इस टर्म के लिए फॉरएवर लग गया। इस टर्म को रिलेट करो। अब सही लग रहा है ना, कि एडवांसमेंट जो हो सकती थी मराठास की, उसका यहाँ 10 सीट, हाँ, आगे रिवाइवल होगा मराठास का। लेकिन वो बात नहीं रही कि आप सेंटर पावर थे। अब एडवांस का मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे पास समझ लो कि 100 रुपए हैं, ठीक। अब मैं एडवांस तब बोलूंगा जब मेरे पास 110 रुपए हो जाएंगे, यही तो। अब मैं घट के 50 पे आ गया तो मैं 5-10 रुपए कमा भी लूँ एक्स्ट्रा, तो वो मेरा एडवांसमेंट थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। तो इस वजह से
The B option is correct. 2 only. Chronological order. Chronology समझिए, जिसने CID देखा होगा वो समझेगा. 1 2 4 3. बस B only. ऑर्डर पूछ रहा है ये, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अच्छा, चलो, हो भी सकता है. फारूक सर बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया, फिर मुर्शीद कुली खान बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल. ऐसा सोच के देखो थोड़ा. सॉरी, डी. थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो. ठीक ठीक है. डी मानो. डी. डी ओके. डी सेड बाई निधि. ठीक है. सौरभ. डी. डी. हाँ. डी. डी. हाँ डी. नहीं, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बोलो. ए. ए. चलो एक्सप्लेन करो, सही है. हाँ. हम्म. 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 ठीक है, देखो रीजन क्या था. जो मराठास का एग्रीमेंट होगा, अगर मैं कुछ ना मुझे आता हो तो मुझे ये पता है कि ये सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ये अफगान इन्वेजन हो चुका होगा, तब तक मुगल्स पावरफुल थे. मराठास भी पावरफुल थे, लेकिन तब तक मुगल्स भी पावरफुल थे. ऐसा नहीं था कि मुगल्स खत्म थे. औरंगजेब मरा था, मोहम्मद शाह बैठा हुआ था ना. तो तो ये सबसे ऑब्वियसली ये लास्ट होना चाहिए आपका, थर्ड. और फारूक सियार वॉज वे अहेड, बहुत पहले बन गया था, फिर मार दिया गया था, है ना. मुर्शीद कुली खान बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल, सक्सेसर स्टेट 19 का टाइम. देन कम्स, अब देखो इन दोनों में अगर कंफ्यूजन थर्ड और फोर्थ में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये अफगान का इन्वेजन पहले हो गया, देन उसके बाद जो है अली वर्दी खान और ये मराठास का एग्रीमेंट होगा. मराठास क्योंकि चौथ और सरदेश मुखी वसूलेंगे, सारे सक्सेसर स्टेट्स के बाद हमने डिस्कस किया था इनको, तो मराठास केम वे लेटर. हाँ, रंगीला का पूरा टाइम डिक्लाइनिंग ही था. हाँ, ये कहो कि फिर उस सैड सॉन्ग वाले एरा में पहुंच चुका था. बी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. एक ऑप्शन और देना चाहिए था, मैं खुद से इसमें करता तो ये बेहतर हो जाता. अरे वो तो तुरंत पिक कर लेंगे, निजाम उल मुल्क किसी ऑप्शन में दी जाए तो क्लास वाले तुरंत पिक कर लेंगे, 90% से ज्यादा लोग. अरे अच्छे लग रहे हो, ठीक है बस. क्वेश्चन बताओ. 3 क्वेश्चन मिस कर चुके ऑलरेडी, अभी दिखा दूंगा बाद में. बताओ. दिख रहा है संदीप की जूम करना पड़ेगा. है, दिख रहा है किसी को डाउट. अहमद साहब दाली में किसी को डाउट, ये तो सीधा सा आंसर है ना. किसी को मोहम्मद शाह लग रहा हो तो वो भी गलत नहीं है. ठीक है. पार्ट 2. लास्ट पेशवा बाजीराव 2.
चलो इसमें कुछ पूछने वाला है नहीं, ये सिंगल ऑप्शन है। बाजीराव टू कौन है? बाजीराव टू आ गया क्या है? निजामुल मुल्क आया क्या? आओ हो, 90% का मैं यही आंसर मान ले रहा हूँ। जो लोग कल निजामुल मुल्क लगाए थे वो सिराजुद्दौला और निजामुल मुल्क पे हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी तक मैंने नहीं बताया है तो बताता हूँ। मतलब देखो, अब मैंने बोला था ना कि सिर्फ अकेले नहीं जीता अब्दाली, कुछ लोग और थे जो परेशान थे मराठास से, ठीक है। ये देखो दो ऑप्शन है, अब मैं रेलेवेंट बताता हूँ आपको। देखो या तो ये रेलेवेंट होगा या तो ये रेलेवेंट होगा, ठीक है। अब बस सोच के बताओ। सी। देखो दोनों, देखो इन्हें दोनों में से एक सही ऑप्शन है, सी। चलो बंगाश। हाँ बोलो बोलो बोलो। ए, ठीक है ए। और कोई ए अच्छा सर ये कह रहा नाजू दौला सुना है। हाँ बताओ। ए, एक और चीज ऐसे क्वेश्चंस में काम करती है, बताता हूँ अभी। हाँ कोई आइडिया नहीं। चलो एक और ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ, नन और नॉट ऑप्टेड। नॉट ऑप्टेड वाले भी कुछ लोग हैं तो वो नॉट ऑप्टेड के साथ जा सकते हैं, या इसको इसको ऐसे लिख दूं क्या? चलो नॉट ऑप्टेड वाले भी आपको फिल करना पड़ेगा, पता है ना। एग्जाम दोगे तो नॉट ऑप्टेड वाला आपको सर्कल मार्क करना पड़ेगा। संदीप, ऑनलाइन वालों कोई कुछ बोल रहा है? डीसी मार्वल भी लिख दो। हाँ रंजना बोलो अब। ए, ए पे बोली लग रही ज्यादा। सौरभ क्या बोला? ए, अच्छा पहले ही बोल चुके हो, ठीक है। सी, चलो सी बोला ना सबने। आकाश ए बोला ना। हाँ रंजना जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अच्छा ये बोल दिया, सबका हो गया। कोई और, कोई ओपिनियन? डी ई एफ नहीं, ठीक है। देखो सही ऑप्शन है ए। हालांकि सैयद ब्रदर्स। बताया होगा बच। मैं क्या कह रहा था देखो, दौला दौला कॉमन है, उद्दौला उद्दौला भाई 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 जैसा व्यवहार है। हुआ क्या था, नाजिबुद्दौला कौन था? ये बंगाल का मिलिट्री, सॉरी अवध का मिलिट्री कमांडर था। ही वॉज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। एक तो शुजाउद्दौला, ये तो लड़ा ही लड़ा। उसके साथ नाजिबुद्दौला ये बंगाल के, सॉरी अवध के एक एरिया का मिलिट्री कमांडर था, रोहिलखंड का। एंड ही वॉज वेरी पावरफुल एट द टाइम, वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। वो पिक्चरों में नहीं थे अकेले 70-80 को मार देना, ये उस टाइप का बंदा था। तो ही वॉज वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। किसी हिस्ट्री बुक में जल्दी इसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, एक आध बुक्स हैं जो इसके बारे में बताती हैं। और ही वॉज वेरी ब्रेव, है ना। तो शुजाउद्दौला तो लड़ा ही लड़ा, क्योंकि देखो रिलेटिव्स थे। बात आती थी, अच्छा किसका मैक्सिमम अगर आप बात करोगे, इस चीज को लिख सकते हो बुक्स का रेफरेंस दे करके, कि जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो जो लोग अफगान मुस्लिम्स थे इंडिया में, है ना, इन्फ्लुएंस्ड थे जो रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स। हम मुस्लिम्स की बात नहीं करेंगे, हम मुस्लिम रूलर्स की बात करेंगे। किसी राजा का फैसला जरूरी नहीं कि उसकी जनता के अकॉर्डिंग हो। जनता हो सकता कुछ और चाहती, जनता में हिंदू मुस्लिम सारे होंगे। तो कोई हिंदू राजा कोई फैसला ले तो हम ये नहीं कहेंगे ये हिंदूज ने ये फैसला लिया। पहली बात, राजा का फैसला था। तो मोस्टली क्योंकि अफगान मुस्लिम्स थे वो लोग, तो उन्होंने साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का। और एक और रीजन था क्योंकि मराठास लगातार प्लंडर कर रहे थे, लगातार आप किसी को मारोगे काटोगे तो आपका साथ नहीं देगा। ये एक मेजर रीजन था हारने में उनके, मराठास के। क्योंकि जब जरूरत पड़ी मराठा, अगर आप मराठा का एम्पायर देखोगे ना, मैप दिखा दूंगा आपको कभी, तो पूरा ऑरेंज से दिखाया जाता मराठा एम्पायर को, ऑरेंज है ना, वो थोड़ा केसरिया वाला सीन, ठीक है। तो आप देखोगे कि पूरा जो सेंटर ऑफ इंडिया है, मतलब बीच से लेकर के इधर तक पूरा पूरा मराठास की पावर।
अब इतनी बड़ी आर्मी को एक अफगानी आकर के हरा दे, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि मराठास अपने पीक पे थे, मैंने बोला था बाई 1758 मराठास वे एट देयर पीक। और उस पीक पे 2-3 साल के बाद आप इतना बड़ा वॉर हार जाओ तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, हाँ ये, हाँ हाँ। तो हाँ 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 हाँ, बात यह है, देखो सिराजुद्दौला हारेगा। 1757 में कौन हारा? सिराजुद्दौला हारा ना भाई, अंग्रेजों से कौन हारा? सिराजुद्दौला हारेगा। उसकी वजह से होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसका 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 मे बी क्या बोलेंगे उसको, सक्सेसर रहा होगा। हाँ हाँ, ये वही वाला है, सिराजुद्दौला। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान हो तो आप, जितने बैटल्स हुए हैं अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे सारा देखेंगे कितनी जगह लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। बट हाँ, ये क्या था? कल हो चुका है? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी हो चुका है, और अच्छी बात है। बताओ। चिन कुलिच खान हिंदुस्तानी ग्रुप का नहीं था क्या? मैंने लीडर बताया था चिन कुलिच खान को, सबसे पहली बात आई कि वो किसी ग्रुप का लीडर था। अरे सबको मत बताओ, अपने तक रखो। है ए, दो लोग ए बोल रहे हैं, हाँ आकाश। ए, देखो आप, क्योंकि आपने अब बोल ही दिया है, हिंदुस्तानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, है ना, तुरानी ग्रुप। और किसी को लगता है? हाँ, ए, ईरानी तुरानी ठीक है। हम्म हम्म। अब दो बचते हैं, इन दोनों में से भी एक चूज कर सकते हो। ऐसा कर दूं क्या? लो, 2 और 3, अब बोलो। या तो 2 चूज कर लो या 3 चूज कर लो, अगर लगता है तो। ए, ठीक है, सही है। सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ठीक है। वतन जागीर और तनख्वाह जागीर से रिलेटेड। हाँ है। अच्छा, ये कल वाला है? सला सादत अली खान। ओके, नीदर वन नाइदर टू। चलो लास्ट वाला भी देख लो, और कोई भी कल वाला हो तो ये भी बताओ। नहीं है ना? ओके, चलो फिर। 1 2 3। कोई और किसी को लगता हो? हाँ, रश, ठीक है। डी, डी है। ठीक है, अगर देखो ऐसा लगे आकाश की ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक ऑप्शन अलग से लिखना पेपर में, और वो एक फिर नया गोला बनाना उसमें। है ना, ऐसे स्टार लगा के लिख देना कि एक भूल गए थे आप ऑप्शन देना। चलो ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ें ऑब्वियसली रेलिवेंट हैं, हम बात कर चुके हैं बहुत बार इस चीज़ों की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। चलो, कल एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, विच वाज, ठीक है, लिखा था क्वेश्चन, लिख लिया था, लिख लिया था। चलो कुछ पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो आप उसमें। क्वेश्चन है, वाई शाहू जी वन द सिविल वॉर। पहला पॉइंट उसका, इसका हिंदी वर्जन ऐप पे डाला हुआ है। ड्यूरिंग सिविल वॉर, ड्यूरिंग सिविल वॉर देयर वॉज इंस्टेबिलिटी।
ड्यूरिंग द सिविल वॉर देयर वर instability as Maratha Sardars continued to shift sides between as Maratha Sardars and Deshmukhs continued to shift sides between कौन तीन लोग रहे होंगे उस टाइम पे जिन पे साइड्स चेंज होती रहेंगी, बताओ कौन कौन थे उस टाइम पे? एक थी ताराबाई, दूसरे थे साहू जी महाराज और तीसरे थे मुगल्स। ठीक है ना, तो लिख लो तीनों नाम। शिफ्टेड साइड्स बिटवीन शाहू जी कॉमा ताराबाई एंड मुगल्स, कि कभी इनके पाले में कभी उनके पाले में, किसी ने ज़्यादा पैसा दे दिया तो उनकी तरफ से, किसी ने कम कर दिया तो फिर अगले में चले गए, ऐसा ही चलता था। कोई मिठाई लेके पहुंच गया तो बोले चलो। बाई 1713, उसी में आगे छोटा सा लिख लो, बाई 1713 1713 तक देयर वॉज अ टोटल केओस। अब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बहुत केओस हो जाएगा, है ना। देयर वॉज अ टोटल केओस, CHAOS। However, Shahu ji emerged victorious by 1719. However, Shahu ji emerged victorious by 1719. By 1719। अब इसके कुछ सब पॉइंट्स लिखना आप, है ना, सब पॉइंट्स लिखो इसके। पहला सब पॉइंट, अब हम बात करेंगे शाहू जी जीते किन कारणों से, मेजर कारण क्या थे। ठीक है, पहला पॉइंट है विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण, with support of strong Brahman, with the support of strong Brahman banking families, with support of strong Brahman banking families and a group of new independent Maratha Sardars. Brahman banking families and a group of new independent Maratha Sardars. कोई ब्राह्मण है इसमें? अरे आकाश, दो तीन, बहुत बढ़िया। अगले अगले पॉइंट में ऑफेंड मत होना। पॉइंट ऑफेंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड ऑफेंडिंग है। ठीक है चलो, तो इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई, हाँ, इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई सिक्स्थ पेशवा। नाम याद है सिक्स्थ पेशवा? हु प्लेड द, बालाजी विश्वनाथ, है ना। इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई सिक्स्थ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और आपको गर्व होना चाहिए भाई, वो भी एक ब्राह्मण थे, तो अब इस बात पे गर्व कर सकते हो। ही वॉज अ चिट पावन ब्राह्मण, चिट पावन ब्राह्मण। चिट पावन, MAN भी सही है, MIN भी सही है, जो भी आप लिखो, ब्राह्मण लिखो ब्राह्मण लिखो, दोनों सेम है। ठीक है भाई, जो लोग ब्राह्मण है बताओ ये चित पावन ब्राह्मण क्या होते हैं, अब बताओ कौन सा, ये वाला बटन बताओ, ये वाला। अगर लगे ठंडी उंडी लगी तो कूद के पकड़ के लटक जाओ, आ जाएगा नीचे, परमानेंट बंद। वो है। ठीक है, नहीं पकड़ के लटकने बोला है, खुद लटकने नहीं बोला, कोटा नहीं है ये। बताओ या तुम लोग डार्क जोक से दिलो करवाते हो मुझसे। हाँ, चिट पावन ब्राह्मण भाई, कौन कौन बताओ, चिट पावन ब्राह्मण। बोलो चिट पावन ब्राह्मण। हाँ, नास्तिक्स, ना 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 ना,
कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया? देखो, मैंने क्यों बोला कि भाई ऑफेंड मत होना। कुछ ब्राह्मण्स, चितपावन ब्राह्मण्स, अब जो भी उनके अब अभी की पीढ़ी चली होगी, अब मुझे नहीं पता कि क्या सरनेम लिखते हैं, बट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ ज्यूस। आपके पूर्वज यहूदी थे, ठीक है ना? तो दे वर द डिसेंडेंट ऑफ ज्यूस। डिसेंडेंट की स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, देख लेना। ज्यूस पता है, वो लिख दे रहा हूँ ठीक है। तो ये ना यहूदी इनके पूर्वज थे, ये यहाँ रह गए। तो अब हो सकता है कि जैसे पापा यहूदी रहे, मम्मी ब्राह्मण हो, या फिर मम्मी यहूदी रही हो, पापा ब्राह्मण हो, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, देयर इज अ ट्रेंड स्टार्टेड कि वो फिर चितपावन ब्राह्मण्स बोले जाने लगे, ठीक है ना? बट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ ज्यूस, यहूदियों, ठीक है? तो आपको जो भी हो, तो दिस इज द बैकग्राउंड। तो उनको चितपावन ब्राह्मण्स बोलते थे, ठीक है ना? इसीलिए जेनेटिकली दे वेर वेरी स्ट्रॉन्ग्स। ये चीज रिलेट कर सकते हो कि जो पेशवास थे उस टाइम के ब्राह्मण पेशवास, एक तो आपके पास इंडियन जीन और फिर बाहर का जीन, आप समझ रहे हो? तो फिर स्ट्रॉन्गर जीन। तो इसीलिए कह सकते हो कि मराठास का जो पेशवा वाली कैटेगरी थी, इसमें जो ब्राह्मण्स थे, दे वर वेरी पावरफुल फिजिकली एज वेल, कि एक एक बंदा 4 4 10 10 15 15 को मार देता था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हाँ। बाजीराव इतना पावरफुल कैसे? इंडियन, स्टिल पावरफुल, जीन्स आर स्ट्रॉन्ग, है ना? दिस इज द थिंग। चलो, चितपावन ब्राह्मण and instrumental in gathering support of। अब देखो, एक ब्राह्मण होगा तो वो ब्राह्मणों का सपोर्ट आराम से गेन कर पाएगा, एक राजपूत होगा तो राजपूतों का, अहमद साहब अब्दाली अफगानी था तो वो अफगान्स का, ये चलता था। जातिवाद तो था ही कि भाई किसी नाम पे नहीं सपोर्ट करोगे, जाति के नाम पे तो करोगे ना बाकी दुश्मनी अपनी जगह, आपकी जाति वाला मार खा रहा हो बुरा लगता है ना? इंस्ट्रूमेंटल इन गैदरिंग सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण बैंकिंग फैमिलीज। कैसी फैमिलीज? जो पैसे से मजबूत हों, कमजोरों का कोई काम नहीं। ब्राह्मण बैंकिंग फैमिलीज एंड मराठा सरदार्स फॉर शाहू जी। सपोर्ट मिल गया, और वो इंस्ट्रूमेंटल थे कि भाई वो आराम से अरेंज कर सकते थे कि हाँ चलो सपोर्ट ला के देना, वो भी ला करके दे देंगे, ठीक है? देयर फोर लीडिंग टू द पीरियड ऑफ टर्मोइल, समझ लिया था हमने। अब इसकी वजह से क्या होगा? देयर फोर लीडिंग टू द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। जब तक शाहू जी महाराज रहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। 1719 टू 1761, मतलब उनकी डेथ पहले हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जब तक बाजीराव और ये लोग रहेंगे तब तक दैट इज द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम 1719, जब शाहू जी महाराज बनेंगे, टू 1761, है ना? 61 तक पावरफुल रूलर्स थे, तब तक स्टेबिलिटी रहेगी। उसके बाद फिर से वही बात कि भाई लड़ाई हो रही, मराठास हार रहे हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगा, 61 में तो हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म, है ना? तो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई, अगर आप इसको ऐसे एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहो, तो एक ऐसे सर्कल बना दो। 1680 से 1719 तक कौन क्या पीरियड था? है टर्मोइल का पीरियड था भाई। इट वॉज द पीरियड ऑफ टर्मोइल, है ना? स्टेबिलिटी की तो आप बात करेंगे, ये तो पीरियड ऑफ टर्मोइल था। टर्मोइल कुछ नहीं है आकाश, डिस्टरबेंस का टाइम था कि उतार चढ़ाव लगे हुए थे, रोड में ब्रेकर बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना? तो इसके एक साइड कौन लगा हुआ है? औरंगजेब का वारफेयर चल रहा है। पीरियड ऑफ टर्मोइल की बात करूं कि क्यों था? 507 औरंगजेब, ठीक है? एक तरफ सिविल वॉर चल रहा है इसी पीरियड में। पीरियड बताना, सही है ना? ठीक है। और एक तरफ क्या चल रहा है? देखो, तीन मेजर बातें की। एक तो औरंगजेब परेशान करे पड़ा है, दूसरी ओर सिविल वॉर है, तीसरी ओर क्या है? शिफ्टिंग ऑफ साइड्स। ये भी तो यही चल रहा है ना? तो अब अगर मेरे पास टाइम कम बचा, मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं इस डायग्राम को भी बना के चलाऊंगा तो उसको समझ आ जाएगा कि इस बंदे को नॉलेज थी, लिख नहीं पाया, उसका कारण कुछ हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ साइड्स। अब शिफ्टिंग ऑफ साइड्स में आप मेंशन कर देना कौन कौन लोग थे जो साइड्स चेंज कर रहे थे लगातार। तो सरदार थे, देशमुख थे, एंड देन, मतलब हाँ, मेजर यही थे, सरदार सन देशमुख।
और साइड शिफ्ट किधर हो रही थी, तो आप सरदार और देशमुख कैसे लिखना, और 3 एरो लगा करके, कभी ताराबाई, कभी शाहू जी, और कभी मुगल्स। तो शिफ्टिंग ऑफ साइड्स या शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज कुछ भी लिख लो आप। तो इसको एक डायग्राम में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये चीज़ चल रही थी, पीरियड ऑफ टर्माइल क्यों बोला गया, क्योंकि 3 मेजर इंसिडेंट चल रहे हैं उस टाइम पे, ये चल रहा है, ये चल रहा है, एंड देन ये चल रहा है। ठीक है, अब आप लिखोगे पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, हेडिंग डालो उसको, 1719 to 61। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे कि भाई पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी क्यों बोला गया। सबसे पहला पॉइंट आएगा 3 स्ट्रॉन्ग पेशवाज। साहू जी महाराज का रोल बस यहीं तक था। अब इसके बाद क्योंकि मैंने बोला कि दोनों इक्वली पावरफुल हो चुके हैं, तो साहू जी महाराज अपना अलग लगे पड़े हैं। जनरली उनका उतना नाम नहीं आता क्योंकि कुछ बहुत बड़ा काम किया नहीं उन्होंने, वो अपना अलग चल रहे हैं बस, ठीक है। अब काम कौन कर रहा है, मेन पेशवाज कर रहे हैं, क्योंकि पेशवाज और शाहू जी महाराज दोनों इक्वली पावरफुल हैं। मैंने बोला कि एक डायनेस्टिकल रूल स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे भी, और मेन काम वही लोग कर रहे हैं, तो पेशवाज की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो 3 स्ट्रॉन्ग पेशवाज, फर्स्ट पेशवा इज बालाजी विश्वनाथ 1320, है ना। 3 स्ट्रॉन्ग पेशवाज, बालाजी विश्वनाथ 1320 इस टाइम पीरियड में। सेकेंड इज उनके बेटे कौन थे, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, बाजीराव 2040। सेकेंड पेशवा इज बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ के बेटे 2040। देन कम्स एक और, उसके बाद उनके बेटे कौन थे, हाँ कौन थे, पावरफुल बेटे नाना साहेब, बालाजी बाजीराव, है ना। दोनों नाम लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, बालाजी बाजीराव या नाना साहब दोनों सेम ही पर्सन थे। 4061 में जब नाना साहेब की डेथ होगी, बाय द वे कल मैंने बोला था कि उस बैटल में वो घायल हुए थे, ऐसा नहीं था, उसको मैंने क्रॉस चेक किया तो ही वॉज नॉट घायल, उनको यहां चोट लगी थी, खानदान खत्म हो गया भाई उनका। अरे ऐसा लगा कि तीर लग गए वहां। हाँ, तो ही डाइड बिकॉज ऑफ ग्रीफ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जब वो हार गए मराठास, तो उनको इतना ग्रीफ हो क्योंकि उनके मेजर बेटे मर गए। विश्वासराव वॉज अबाउट टू बी द एम्पायर ऑफ एम्पायर ऑफ द इंडिया, वो मारा गया, और बाकी भी 1-2 लोग और थे वो भी वहीं मर गए। तो होगा ना कि भाई खानदान खत्म हो जाए तो जो सीनियर सिटीजन होगा फैमिली का उसको दुख हो जाएगा। ही डाइड इन ग्रीफ, कि एक विद इन अ वीक वो मर गए। खैर, सेकंड पॉइंट, शाहू जी 1949, शाहू जी 1949 वॉज एन इफेक्टिव रूलर। शाहू जी 1949, ये कोड मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, जब आप कहीं आंसर राइटिंग करोगे तो 1949 मत लिख के आ जाना, 1719 to 1749 लिखना, या एटलीस्ट 19 तो लिख ही देना, आगे डैश लगा के 49 लिख देना भले, क्योंकि यहाँ आदत पड़ी है तो वहाँ भी लिख के आ जाओ। एग्जामिनर लोग बेटा 1949 में पहुंच गए, आज़ाद इंडिया में पहुंचा दिया इनको, ठीक है। ओके, तो साहू जी वॉज एन इफेक्टिव रूलर, शाहू जी 1949 वॉज एन इफेक्टिव रूलर, but he delegated too much to पेशवाज। delegated, अरे बहुत ज्यादा विश्वास था उनको, but he delegated too much to पेशवाज, leading to rise of पेशवा, as center of power। जरूरत से ज्यादा किसी पे रिलायबल हो जाओगे देन ही विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू, ठीक है ना। एंड ऑल्सो एज अ डायनेस्टिक ऑफिस, अब पेशवाज जो है वो डायनेस्टिक ऑफिस बनते जा रहे हैं क्योंकि राजा आप पे डिपेंडेंट है जरूरत से ज्यादा। डायनेस्टिक ऑफिस, एज अ डायनेस्टिक ऑफिस। अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे राइज ऑफ मराठास का, ठीक है। ये साहू जी महाराज वाला काम खत्म है, अब राइज ऑफ मराठास देखते हैं कि किस तरह से मराठास जो है, इसको चाहे एज अ क्वेश्चन लिख लो, एज अ हेडिंग लिख लो, कुछ भी कर लो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ राइज ऑफ मराठास, की मराठास जो है कैसे ऊपर आए, क्या क्या चीज़ें रही ईयर वाइज, ठीक है। तो लिख लो इसको भी आप, राइज ऑफ मराठास, ठीक है ना। पहला पॉइंट,
बाय मिड 18th सेंचुरी, बाय मिड 18th सेंचुरी, एग्जैक्ट ईयर पता हो तो मराठास का पीक 1758, क्योंकि उस टाइम पे वो अब्दाली का एक बेटा था जिसका नाम था तिमूर, उसको हराते हैं और अब्दाली को हराने की वजह से ये सेंटर पावर बन जाते हैं। जो कि एक और रीजन था कि अब्दाली आता है गुस्से में, अब्दाली को बड़ा बेटा हार गया, अब्दाली को लगा मजबूत होकर जाना पड़ेगा, उसने जिम ज्वाइन कर लिया, बस 3 साल जिम किया उसने, और जब उसको ताकत आ गई वो आया, अब बोला कि बताओ कौन तुम्हारा सबसे तगड़ा योद्धा, लड़वाओ उससे मुझे। नाना साहब तो बूढ़े थे, उन्होंने बोला कि अपनी फौज को भेज दी कि विश्वास राव तुम जाओ, तुम लड़ो, रघुनाथ राव तुम जाओ। हालांकि रघुनाथ राव रिप्रेजेंटेड नाना साहेब जब इन्होंने तिमूर को हराया था। ठीक है, ओके, लिखो। बाय मिड 18th सेंचुरी मराठास इमर्ज्ड एट टॉप इंडियन पावर। बाय मिड 18th सेंचुरी मराठास इमर्ज्ड एट टॉप इंडियन पावर। ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लेना 1758 इज द एग्जैक्ट ईयर विच इज कंसीडर्ड द पीक ऑफ मराठास, क्योंकि उसी ईयर में लाहौर और कश्मीर को, मतलब पंजाब और कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे मराठास अब्दाली को हरा करके। उससे पहले मराठास ने कोशिश की थी, क्योंकि वहां पे सिख बैठे हुए थे, तो सिखों ने बोला पाजी किद्दा लौट जाओ, तो मराठास ने बहुत ट्राई किया। सिख किंगडम ऐसा था जिसको मराठा कभी जीत नहीं पाए ऑफिशियली। राजपूत ने घुटने टेक दिए, सरदेशमुखी चौथ वगैरह देते रहे, जाट्स को भी कहीं ना कहीं टैकल कर ले गए थे, सिख को कभी नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनको हराया अब्दाली ने। तो अब्दाली ने सिख को कैप्चर किया, उसके बाद फिर ये पहुंच गए अब्दाली के बेटे के पास है ना, कि बेटा पापा को भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पापा आ गए फिर। ठीक है, तो टॉप इंडियन पावर एंड इन 1752 Mughals came under the military protection of Marathas. And in 1752, Mughals came under military protection of Marathas. 1752 में मुगल्स ने बोल दिया कि भाई हम आपके छत्र छाया में, अब वो पे करेंगे चौथ और सरदेशमुखी। अंडर मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ मराठास, whose rule was limited to Delhi and Agra। whose की बात कर रहा हूं तो मतलब मुगल्स की बात कर रहा हूं, आगे लिख लेना ब्रैकेट में कि अगर कंफ्यूजन हो तो। मुगल्स केम अंडर मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ मराठास whose रूल वर लिमिटेड टू दिल्ली एंड आगरा। whose का मतलब मुगल्स का रूल। अब उनको लगा कि 2 ही जगह बची है, इससे पहले ये भी चली जाए, आ जाओ कि भाई हाँ मैं आपकी छत्र छाया में हूं, ये मत लेना मुझसे इनडायरेक्टली, है ना। सेकेंड पॉइंट, इन 1719, सेकेंड पॉइंट, इन 1719 बालाजी विश्वनाथ, इनका पेशवा का टाइम क्या था 1320, बालाजी विश्वनाथ 1320 असिस्टेड सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो देखो सैयद ब्रदर्स को असिस्ट कौन कर रहा है, बालाजी विश्वनाथ, है ना। एक मराठा पेशवा सपोर्ट कर रहा है सैयद ब्रदर्स को, क्या करने के लिए, किसको रिमूव किया था सैयद ब्रदर्स ने, बताया था मैंने नोट्स में भी आपके, जो मैंने आपके नोट्स, फारूक सियार को। हाँ, सैयद ब्रदर्स ने किसकी मदद की थी, फारूक सियार को ही तो रिमूव करने में मदद की थी। फारूक सियार वॉज द रूलर और वो मारा गया था सैयद ब्रदर्स की वजह से। एंड उस फारूक सियार का जो बेटा था क्या नाम था उसका, है? अरे रूलर बताओ मुझे, रंगीला आया था, हाँ सॉरी, हाँ रंगीला को असिस्ट किया इन्होंने। मतलब देखो इनडायरेक्टली रंगीला को कौन बैठा रहा है, मराठास। सैयद ब्रदर्स टेक्निकली कर रहे हैं, लेकिन सैयद ब्रदर को असिस्ट कौन कर रहा है, मराठास। तो मोहम्मद शाह रंगीला इज अपॉइंटेड देयर बाय द मराठास, तो मराठास का पपेट हुआ रंगीला। और उसको आजाद कौन कराएगा, उसको आजाद कराएगा चिनकुलिस खान, क्योंकि वो सैयद ब्रदर्स को मार देगा, तो टेक्निकली मराठास से लिंक कट कर दिया। अब यहां से चिनकुलिस खान और मराठास की दुश्मनी शुरू हो जाएगी कि नहीं। मेरे पपेट को अगर सोचो आजाद कर दे कोई, तो मेरी दुश्मनी शुरू, तो मराठास की नजर रहेगी, जब चिनकुलिस खान मरेगा मराठास कैप्चर कर लेंगे हैदराबाद को भी। आगे हम पढ़ेंगे कि बाजीराव ने फिर अटैक किया मरने के बाद उसके, और हैदराबाद को कैप्चर कर लेंगे मराठास, है ना। अच्छा ठीक है आगे, तो सैयद ब्रदर्स इन रिमूविंग फारूक सियार कनेक्ट हुआ, जो बोला मैंने फारूक सियार का टाइम पीरियड व्हाट वाज द 1319 1319 ना, ठीक है। एंड प्लेसिंग मोहम्मद शाह 1948 एज पपेट रूलर।
एंड प्लेसिंग मोहम्मद शाह 19 to 48, हाँ 1719 to 48, 1948 एज पपेट रूलर एंड प्लेसिंग मोहम्मद शाह 1948 एज पपेट रूलर। ये टाइम पीरियड है उसका कोड। किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी तक हमने क्या बात की? अभी ये फारूक सीआर वार वाला कोई कंफ्यूजन? क्लियर है कि क्या बताया मैंने? ठीक है ना? ओके। तो मराठास वेर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल कि दिल्ली में अपना बंदा बैठा हो, अपना बंदा बैठा नहीं तो सोच के देखो कि मोहम्मद शाह डांसर आदमी, उसको क्या फर्क पड़ता था कि राजा बने ना बने, डांस तो कहीं और देख लेता वो। है ना? ठीक है। थर्ड पॉइंट, मराठास गॉट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ 6 मुगल प्रोविंसेस। और वो 6 मुगल प्रोविंसेस क्या थे उसके लिए कोड बताया था मैंने, खाब। ठीक है ना? लिख लो आप 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन, लिख लेना आप, डेक्कन के आगे फिर ब्रैकेट में लिख लेना खाब ताकि याद रहे। मराठास गॉट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन इन ब्रैकेट खाब, KHABBB। तो बताओ आकाश ये खाब क्या है? ठीक है ना 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 ना, बताओ। नहीं? हाँ ठीक है। मराठास गॉट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन। और एग्जैक्ट अगर मैं एरियाज की बात करूं, देखो डेक्कन के आगे ना ब्रैकेट में खाब लिख लेना। अरे पीछे मत पलटो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, की ऐसे क्या था? खानदेश, व्हाट इज एच? ए औरंगाबाद, बी बिदार बेरार एंड बीजापुर, बिजनौर नहीं, बीजापुर, बेदार एंड बिरार, चाहे जिस ऑर्डर में लगा लो, चाहे इसको बिदार बोल दो, बेरार बोल दो, बीजापुर बोल दो, बीजापुर बोल दो, बिदार बोल दो, बेरार बोल दो। है ना? नोट्स में है आपके, देख लेना। खानपुर, खानदेश, हैदराबाद, औरंगाबाद, बेरार, बीजापुर एंड देन बिदार। ठीक है? ये 6 प्रोविंसेस मुगल के थे जिनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे मराठास। ठीक है? प्लस चौथ ऑफ, उसके आगे प्लस का साइन लगाना आप, या फिर PLUS लिख लो, जैसे भी। प्लस यहां का तो मिला ही चौथ एंड सरदेशमुखी, कुछ और जगहों का उसको भी लिख लो। प्लस चौथ ऑफ मालवा, प्लस चौथ ऑफ मालवा एंड गुजरात। इसके साथ साथ डेक्कन वाला रीजन तो किया ही किया, मालवा भी मिला और गुजरात का भी। ठीक? प्लस इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल गया महाराष्ट्र में, प्लस इंडिपेंडेंट स्टेटस इन महाराष्ट्र। इसका मतलब महाराष्ट्र इनका क्या बन गया? व्हाट वाज द नेम? जो इनका खुद का रीजन था उसको क्या बोलते थे ये? अगर मैं मराठा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा एरिया है, इसमें इंटरेस्ट नहीं करना, तो व्हाट इज दिस एरिया? अरे उसको एग्जैक्ट वर्ड बताओ, वर्ड। अरे मराठा हूं मैं कह रहा हूं कि इस एरिया पे मैं रूल करूंगा, एक्चुअल रूलर इस एरिया का मैं हूं, तो ये पूरा एरिया क्या बोला जाएगा? अरे मराठा किंगडम। ठीक है, एक वर्ड बताओ, एक वर्ड था ना, ये लोग उसको कुछ बोलते थे, बाकी एरियाज को। हाँ, स्वराज इज द वर्ड। है ना? तो इट वाज नोन एज स्वराज। तो दे गॉट प्लस इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ महाराष्ट्र, इसका मतलब महाराष्ट्र क्या हो गया? दियर स्वराज। ठीक है? नंबर 4, अब जैसे मैंने बोला कि इन्होंने एज अ पपेट बैठाया था, अब उस पावर को रिस्टोर कौन कर देता? CQK। है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट में हम वो लिख लेते हैं कि हाउएवर CQK मींस चिन कुलिच खान। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउएवर CQK चिन कुलिच खान restored, however चिन कुलिच खान CQK restored, CQK चिन कुलिच खान restored independent status of मोहम्मद शाह भाई। ठीक है? स्टेटस ऑफ मोहम्मद शाह, और कोड है 1948, बाई रिमूविंग सैयद ब्रदर्स इन 1719 to 20। एग्जैक्ट ईयर नहीं था इसीलिए 2 साल हम लिख रहे हैं कि इसी टाइम पे दे वर किल्ड बाई चिनकुलिच खान। है ना? एसेसिनेटेड। स्टेटस ऑफ मोहम्मद शाह बाई रिमूविंग सैयद ब्रदर्स, बाई रिमूविंग सैयद ब्रदर्स, और आगे इन 1719 to 20। एक ही साल था वो, एग्जैक्ट नहीं है इसलिए रेफरेंस देते कि इसके बीच में कभी मारा होगा। है ना? हो सकता है लास्ट बाद में मिली हो।
पोस्टमार्टम नहीं था तो नहीं पता चल जाता कब मारा है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद मैंने बताया था कि देखो अब एक चीज और हुई थी, कब से मराठास जीतना शुरू हुए थे, ईयर याद है? मैंने बोला एक साल बताया कि इसके बाद से मराठास लगातार जीतते गए। अब ये हारेंगे 1761 में। मैंने 17th सेंचुरी बोली थी, मैंने कल बताया था कि एग्जैक्ट ईयर 1705 ऑनवर्ड्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना आप 1705 ऑनवर्ड्स, 1705 ऑनवर्ड्स मराठास बिगन विनिंग अगेंस्ट मुगल्स। इसी वजह से मैंने बोला ना कि जब औरंगजेब मरेगा तो उसका नेट गेन जीरो हो जाएगा। तो जैसे मुगल औरंगजेब के लास्ट पीरियड में इन्होंने सारी चीजें हड़प ली फिर से। तो 1705 ऑनवर्ड्स मराठास बिगन विनिंग अगेंस्ट मुगल्स एंड कॉन्टिन्यूड टू वेज वॉर टू रिवर्स मोस्ट गेन्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने जितना इनसे छीना था उसको रिवर्स कर दिया इन्होंने। किसी ने ऊनो खेला है? ऊनो रिवर्स कार्ड निकाल दिया, ये लो ठीक है, रिवर्स्ड मोस्ट गेन्स ऑफ औरंगजेब 5807। ठीक है, नोट्स दे सकता था, इसका लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि आदत पड़नी चाहिए 2-2.5 घंटे लिखने की, है ना। 1 घंटा 1.5 घंटा तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा आज। आदत होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि ये बस अब हाथ मर गए मेरे, अब नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आदत लगी होनी चाहिए इस चीज की कि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए लगातार। नेक्स्ट पॉइंट है आकाश। इन 1724 टेम्परेरली कैप्चर्ड हैदराबाद। टेम्परेरली बोल रहा हूं। 1724 के आसपास का टाइम किसका होगा? हैदराबाद की बात कर रहा हूं मैं। सीक्यू के नादिर शाह के इन्वेजन कब हुआ था? है 20 से 24 के बीच। देखो एक बार टाइम देखो नादिर शाह का। हाँ हाँ, नादिर शाह व्हेन ही इन्वेडेड। नहीं, नहीं, सी क्यू के और ये सारे मरेंगे 48 में, है ना। टाइम पीरियड देखो उसका। नादिर शाह इन्वेजन मैंने बता नहीं था कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम था? हाँ वही ना, 21 आई थिंक वाज द ईयर, 21 वाला ईयर था नादिर शाह की इन्वेजन का आई थिंक। ठीक है, रुक जाओ कंफर्म करवा लेते हैं। नादिर शाह इन्वेजन चेक कर लो, ईयर ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। हम्म, 39, 39 करनाल। ओके, 38, ठीक है, कोई नहीं। देखो मैंने अब देखो, चिन कुलिच खान ऑब्वियसली यहां रहा होगा सेंटर में बैठा हुआ, क्योंकि क्या था, मीर बख्शी था ये। नहीं, मीर बख्शी ये बनेगा नादिर शाह के उसके बाद। बट क्योंकि रिस्टोर किया था, कब रिस्टोर किया था, क्या टाइम पीरियड लिखवाया मैंने अभी? 20 में रिस्टोर करवाया ना। तो अब डिफेक्टो और डी जूरे वाला काम चल रहा होगा। तो चिन कुलिच खान कहाँ बैठा होगा? टेक्निकली चिन कुलिच खान नहीं हार रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे दिल्ली में रहा होगा, क्योंकि उसने मोहम्मद शाह को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलाया। तो माई बाप बन के बैठा होगा वो दिल्ली में, है ना। और हैदराबाद इज रिलेटेड टू हिम, चिनकुलिस खान से। टेम्परेरली मराठास ने इसको कैप्चर किया, चिनकुलिस खान को पता चला होगा, चिनकुलिस खान वापस आया होगा और उस स्टेटस को फिर से रिस्टोर कर लिया। तो टेम्परेरली की बात आएगी तो ये ईयर लिखेंगे हम 1724। तो इन 1724 टेम्परेरली कैप्चर्ड हैदराबाद। लेटर इन 1728 हैदराबाद। लेटर इन 1728 कौन सा पेशवा होगा उस टाइम पे? 1728 20 से 40 बाजीराव, ठीक है ना। बाजीराव 2440 था, 2040 था, 2040 ओके। तो 1728 बाजीराव 2040 डिफीटेड हैदराबाद। तो बाजीराव का नाम देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, निजाम को हराया, हैदराबाद को हराया, निजामुल मुल्क, है ना। एंड शाहू 1949
हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। एंड शाहू जी 1949 गॉट। अब चौथ और सरदेशमुखी किसको मिल रही है ये बताना जरा। हराया बाजीराव ने है, लेकिन छत्रपति कौन है अभी भी, शाहू जी महाराज हैं। तो ये क्लियर होगा ना कि ये मत लिख देना बाजीराव को मिल गया चौथन सरदेशमुखी। एंड शाहू जी गॉड चौथन सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन। इस हार की वजह से छत्रपति को मिल रही बेनिफिट, क्योंकि छत्रपति 1949 तक रहेंगे और सारी चीजें जो भी जुड़ेंगी वो उनसे जुड़ेंगी, किसी की भी वजह से हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ईयर ईयर कर करके लिखो, अब ऐसे ईयर डालो, उसके आगे एक एक ईयर इंपॉर्टेंट। अब 1728 लिख के ऐसे डैश लगा दो। यहां पे क्या हुआ था, अब एक एक ईयर लेकर के चलते हैं, ठीक है। इन्वेडेड गुजरात, ठीक है ना, इन्वेडेड गुजरात। हैदराबाद जा रहे हो वापस? अच्छा, मुझे लगा जा रहे हो हैदराबाद बचाने। ओके, इन्वेडेड गुजरात 1728। ऐसे ईयर डाल डाल के लिखेंगे अभी एक लाइन, ठीक है ना। इन्वेडेड गुजरात एंड गॉट राइट टू 60% रेवेन्यू, एंड गॉट राइट टू 60% रेवेन्यू। देखो यहाँ ना मैं चौथ बोल रहा हूँ ना सरदेशमुखी बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधा 60% रेवेन्यू मांग लिया था, है ना। गॉट राइट टू 60% रेवेन्यू ऑफ गुजरात फ्रॉम इट्स मुगल गवर्नर, क्योंकि गुजरात तब भी मुगल्स के अंडर था उस टाइम तक। 60% रेवेन्यू ऑफ गुजरात फ्रॉम इट्स मुगल गवर्नर। नेक्स्ट ईयर 1729 डैश लगा के लिखना आप। कैप्चर्ड मालवा एंड रीच्ड राजस्थान 1729। अब ठीक है ना, ईयर बोलता जाऊंगा मैं, टेंशन जो जो मेन ईयर्स थे जिसमें चीजें हुई थी। 1729 कैप्चर्ड मालवा एंड रीच्ड राजस्थान, कैप्चर्ड मालवा एंड रीच्ड राजस्थान। अब अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि राजस्थान गुजरात कैसे था, तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ऐसे रफली, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इधर कौन होगा, महाराष्ट्र, और इधर हैदराबाद, ठीक है। ये दो हो गए। इनके नीचे कौन होगा, अगर मैं एक ऐसे आउटलाइन बना दूं, यहाँ कहीं कर्नाटक होगा, सॉरी ट्रेवनकोर होगा, यहाँ कहीं होगा ट्रेवनकोर, यहाँ कहीं होगा कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। ये वाला एरिया कोंकण, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, आ, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ होगी चंबल नदी, अरे बनवा रखा है ये ना, यहाँ होगी नर्मदा, बीच में मालवा, मतलब डेक्कन वाला ये रीजन कैप्चर कर लिया ना ऑलरेडी। अब देखो आप अब गुजरात यहाँ कहीं होगा, नहीं तो होगा। नहीं होगा क्या? राजस्थान कहाँ होगा, है? अरे मतलब यहाँ कहीं होगा राजस्थान ना, हाँ ठीक है, यहाँ कहीं आरजे राजस्थान। तो ये एक मोटा मोटा एरिया। तो देखो आप, एरिया कैप्चर्ड था ही। अब देखो ये पूरा ये सरिया होता जा रहा है ना, तो ये पूरा रीजन किसके अंडर आ जा रहा है, मराठास के। देखो जितना है ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, क्योंकि हैदराबाद को कैप्चर कर लिया, ये एरिया ऑलरेडी कैप्चर्ड है। अब बचा था ये, क्योंकि यहाँ राजपूत बैठे थे, राजस्थान में राजपूत। तो एग्जैक्टली कैप्चर नहीं हुआ, लड़ाई हुई। उन्होंने बोला कि काम करते हैं, इससे पहले कोई हारे जीते मंडवाली कर लेते हैं, कुछ हमको टैक्स वैक्स देते रहो, सरदेशमुखी को चौथ दे दो, आप अपने किंगडम्स को रूल करते रहो। अब क्योंकि आप इतने लोगों पर अटैक कर रहे हो, जब आप पे अटैक होगा तो ये लोग खुश होंगे, तो ये एक रीजन बनेगा आगे, है ना। अच्छा, जब एक बार चौथ और सरदेशमुखी नहीं है तो मराठा तुरंत फिर आक्रमण कर देते थे, ये फिर से जवाब नहीं लेते थे कि भाई क्यों नहीं आया, ये फिर से अटैक करते थे, चलो फिर से अटैक करके हराएंगे, फिर से तुमको लूटेंगे, अब फिर तुम चौथ और सरदेशमुखी दो, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली। अच्छा एक बात बताओ, अभी हैदर अली की जिक्र आने वाला मैसूर कहाँ होगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं मैसूर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बड़ा राज्य था। तो कार्नेटिक और मैसूर में भी अगर आप ऐसे नीचे लिखना चाहो ना, तो महाराष्ट्र के नीचे ऐसे मैसूर, और इसके नीचे जस्ट कर्नाटक लिख लेना एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। अरे मैंने ट्रीटी ऑफ सालवाई नहीं बताई थी ना, चलो भी बताता हूँ। 1731 लिखना आप, 1731 डिफीटेड, मराठास की बात कर रहा हूँ, डिफीटेड ज्वाइंट अटैक बाई
डिफीटेड जॉइंट अटैक बाय निज़ाम एंड लोकल चीफ्स ऑफ गुजरात। कोशिश की वहाँ के निज़ाम ने और लोकल्स ने कि हरा दें, बट दे कुडंट। बाय निज़ाम एंड लोकल चीफ्स ऑफ गुजरात। 1736 रिमूव्ड पोर्चुगीज, पुर्तगाली, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज, गुइज होता है जनरली, बट हाँ पोर्चुगीज तो भी देख लो। रिमूव्ड पोर्चुगीज, पुर्तगालियों को भगाया कि अपने देश जाओ। एंड इथोपियन, इथोपिया कहाँ भाई दबे, है ना, यहाँ वाले भी आके बैठे हुए थे। सोच के देखो, लगा कि चलो बढ़िया मिठाई बट रही, हम भी चलते हैं। अफ्रीकन आके बैठ गए। अरे फिर भी उनको ऑलरेडी अंग्रेज परेशान कर रहे थे, उनसे सोना वोना निकलवा रहे थे, बड़ी बुरी स्थिति थी उनकी, फिर भी हिम्मत देखो। हाँ, ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट इंडिया का तो खाली 200 सालों तक, अफ्रीका को इन्होंने जितना एक्सप्लॉइट किया कोई कंट्री शायद ही बर्दाश्त करे। वहां के लोगों को गले में पट्टा बांध के रखते थे ये लोग, काम ना करो ना तो लटका देते थे तुरंत 1 मिनट में, ठीक है ना। इथोपियन, इथोपियन मुस्लिम्स फ्रॉम कोंकण कोस्ट, यहाँ पे कहीं ये लोग बैठे हुए थे, इधर नीचे रहेंगे छोटे छोटे जगहों पे अपना बैठे थे, इनको मार भगा दिया, समुद्र में फेंक दिया होगा कि जाओ इसी तैर के देश चले जाओ अपने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1737, कौन सा ईयर था, 6 था ना, हाँ ठीक है। बाजीराव 2040 प्लंडर्ड दिल्ली, मैंने बोला था दिल्ली के निज़ाम को भी हराया था। प्लंडर्ड दिल्ली एंड केप्ट मोहम्मद शाह एज प्रिजनर, है ना। 37 तक देखो। अब एक और रीजन आपको यहाँ समझ आ रहा कि बाजीराव, मैंने बोला था कि मोहम्मद शाह को इतनी आसानी से नादिर शाह क्यों हरा पाया था, क्योंकि एक तो मराठास ने, बाजीराव ने अटैक कर दिया, मराठास कमजोर, 1 साल बाद जो है आ जाएगा नादिर शाह, तो ऑलरेडी कमजोर हैं। मोहम्मद शाह ऑलरेडी प्रिजनर बना बेचारा, जेल से डांस देख रहा है ना, सैड सॉन्ग वाला, जेल से डांस देख रहा बेचारा से जंजीर पकड़ के ठीक है, ओके। केप्ट मोहम्मद शाह एज अ प्रिजनर। 1738 1738 defeated a large Mughal army, defeated a large Mughal army led by Nizam, defeated a large Mughal army led by Nizam and signed Treaty of Bhopal 1739, and signed a Treaty of Bhopal 1739 with Mughal Emperor. Treaty of Bhopal 1739 with Mughal Emperor. तो क्योंकि बाजीराव ने अटैक किया था तो उस बात बुरा लग गई होगी रंगीला को, उसने बोला सेना भेज दी कि जाओ इसको मारो, ठीक। वो उधर मारने गए, पीछे से दरवाजा खटका दिया नादिर शाह ने, हेलो अंकल है ना, भोपाल, वेयर बाई दे गॉट, मराठास की बात कर रहा हूँ, तो अब ट्रीटी होगी तो उनको कुछ मिलेगा, वेयर बाई दे गॉट द सूबा ऑफ मालवा, वेयर बाई दे गॉट द सूबा ऑफ मालवा and sovereignty of and sovereignty of and sovereignty of all territory between चंबल एंड नर्मदा। सॉवरनिटी मिल गई, समझ रहे हो, अभी तक तो सिर्फ वसूल रहे थे, अब सॉवरनिटी मिल गई इनको। सॉवरनिटी ऑफ ऑल टेरिटरी बिटवीन रिवर चंबल एंड नर्मदा, मतलब पूरे मालवा वाले रीजन को इनकी सॉवरनिटी मिल गई अब, ठीक है। ब्रैकेट में स्टार लगा के रखना आप, ठीक है। 1729 मिलिटरीली कैप्चर्ड मालवा, मराठास ने अगर मिलिट्री वाइज बात की जाए तो 1729 में मालवा को कैप्चर कर लिया था, हम पहले भी ये चीज़ लिख चुके हैं बट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ऑन 1737 में क्या हुआ, ऑफिशियली उनको मालवा मिल गया, ठीक है। तो 1729 मिलिट्री वाइज हरा दिया मालवा को, और 1737 में ऑफिशियली दे कैप्चर्ड मालवा, कि भाई हाँ मालवा अब दे बिलोंग्स, ठीक है। देन अब हेडिंग चेंज करके लिखना आप उसी में,
1745 टू 51 एक कंपाइलेशन में लिखते हैं। 1745 टू 1751 रघुजी भोसले। 45 टू 51 रघुजी भोसले रेगुलरली अटैक्ड बंगाल सूबा। 1745 टू 51 रघुजी भोसले रघुजी भोसले रघुजी भोसले रेगुलरली अटैक्ड बंगाल सूबा। एक और मराठा सरदार रेगुलरली अटैक्ड बंगाल सूबा and in 1751 forced Ali Vardi Khan 1751 and in 1751 forced Ali Vardi Khan forced Ali Vardi Khan to give control of Odisha, ठीक है, एंड चौथ ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो पूरा बंगाल एंड बिहार का एकाएक पूरा नहीं मांगा, उड़ीसा का कंट्रोल एंड बंगाल और बिहार का सिर्फ चौथ। उड़ीसा को अपने कंट्रोल में और बंगाल और बिहार का चौथ, जबकि क्या कहते हैं कंबाइंड रूप से ये पूरा बंगाल था, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया का कंट्रोल मांगा, बाकी दो का चौथ मांगा कि भाई हाँ इसका टैक्स पे करते रहो, है ना। बंगाल और बिहार। ब्रैकेट में एक चीज लिखना, एनसीईआरटी पढ़ना इस बारे में जाकर के, तो आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगेंगी, उसमें ना एक ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि अभी भी ये मुगल्स के पास कैसे है। टेक्निकली अगर मैं किसी चीज से चौथ वसूल रहा हूँ तो वो एरिया किसके अंडर होगा, मुगल्स के पास ही तो होगा। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने अली वर्दी खान को फोर्स कर दिया, तो सिर्फ उड़ीसा लिया, बाकी दो जगह का चौथ वसूल रहे हैं, तो टेक्निकली वो अभी भी मुगल्स के साथ है कि नहीं। और मराठास भी मुगल के नेम पे रूल कर रहे हैं, तो टेक्निकली अभी तक उड़ीसा भी किसके पास है, मुगल्स के पास। यहाँ कंफ्यूजन होती है, एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ लाइन लिखी हुई है, तो कंफ्यूजन इस तरह से दूर रखना कि अभी भी इट इज़ अंडर द मुगल एम्परर, है ना, डिफेक्ट डी जुरे वाला सीन है। ब्रैकेट में लिखना आप स्टार लगा के, लीगली उड़ीसा कॉन्टिन्यूड ORISSA ओडिशा, लीगली ओडिशा कॉन्टिन्यूड अंडर नवाब ऑफ बंगाल, अंडर नवाब ऑफ बंगाल और बंगाल सूबा। तो अगर ये लाइन लिखी हुई तो समझ आया कि जीता जरूर उन्होंने, लेकिन अभी भी ये बंगाल सूबा मतलब दे आर रूलिंग अंडर नेम ऑफ मुगल्स, ऐसा नहीं हुआ कि ये मराठा एम्पायर का पार्ट बन गया, है ना, ठीक है। लेटर मराठास लॉस्ट ओडिशा, किससे हारे थे ये, किससे हारेंगे सोचो, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, लॉस्ट ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेकेंड एंग्लो मराठा वार। सेकेंड में ये होता फर्स्ट वाला सालबाई, एंड देन इन सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 5, 1803 से 1805 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चला था, जिसमें ये हार गए, उड़ीसा को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अच्छा एक और चीज यहीं पे एक और स्टार लगा के नोट करके लिख लो आप कि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होगा, अंग्रेजों ने किस चीज कहाँ कब्जा किया था बताओ आप, बक्सर में हुआ था, वो एरिया कौन सा था, कहाँ है, सॉरी बिहार है ना, बक्सर बिहार वही तो एरिया, नहीं हाँ मतलब बता रहा हूँ कि एरिया वही था, तो वही बंगाल वाला एरिया। तो दो लोग चौथ पे कर रहे थे, 1757 में आप हार गए ना बैटल ऑफ प्लासी, अब वो दोनों एरियाज आपको चौथ पे करना बंद कर देंगे। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल एंड बिहार स्टॉप्ड पेइंग चौथ टू मराठास, क्योंकि 1757 में आप हार गए अंग्रेजों से, तो अब जहाँ जो वहां से चौथ आ रही थी वो बंद हो गई, यानी बंगाल एंड बिहार स्टॉप्ड पेइंग चौथ टू मराठास। कहाँ से चौथ की शुरुआत हुई थी वो समझ लिया, कहाँ पे चौथ आनी बंद हो गई वो भी समझ लिया, है ना, क्योंकि प्लासी में आप हार गए, रॉबर्ट क्लाइव ने आपको हरा दिया। तो नाउ बंगाल एंड बिहार इज अंडर ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव।
टू मराठास, ठीक है। अच्छा, अब यहीं एक चीज़ और हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपको पता क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लिख लो, एक लाइन लिख लो आप, बैटल ऑफ प्लासी की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 17 बक्सर की बात हुई थी ना, 1765। लिख लो इसको यहीं पे, इलाहाबाद ट्रीटी 1765, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको मिडेवल में बताई जाएंगी, बट फिर भी आप जानते रहो। 5, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई, दीवानी मतलब फिनांस मिनिस्टर बन गए वो, है ना। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड उड़ीसा। तो मतलब बंगाल सूबा बोल दूं एक लाइन में, या फिर तीनों एरियाज को अलग अलग बोल दूं? लेकिन एक बात बताओ, ऑन पेपर वो एरिया अभी तक किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा? मराठास के नाम पे, है ना। तो बट ऑन पेपर देखो, मराठा किसके नाम पे रूल कर रहे थे? मुगल्स के। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके नाम पे थोड़े टाइम तक रूल करेगी? मराठास के। इवन 1857 तक जब भी आप बात करोगे ऑन पेपर, मराठास वेर द रूलर्स। पेशवा वगैरह को बना के रखेंगे कि हाँ आप इस एरिया के पेशवा, काम मैं अंदर अंदर करता रहूंगा, नाम आपका रखूंगा, क्योंकि इज्जत बनी हुई है ना थोड़ा, ठीक है। बट ऑन पेपर ओडिशा वॉज विद मराठास टिल 1805। ऑन पेपर उड़ीसा मराठास के साथ था। 1805 के बाद ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स उस पर खुद बोलेंगे कि हाँ अब हम हैं इसके, एक सर्टेन टाइम के बाद। 1751 ईयर लिखना आप, उसके आगे लिखना डैश लगा के। 1751 मराठास फोर्स्ड सलाबत जंग, मराठास फोर्स्ड सलाबत जंग 5162। सलाबत जंग कौन था? है सलाबत जंग, हैदराबाद वाला वो रूलर से याद करो, हैदराबाद का, ही वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद, है ना। 5162, 1751 टू 62 सलाबत जंग, निजाम ऑफ हैदराबाद। हाँ हाँ हाँ, वही तो जंग 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 चल रहा था। हाँ हाँ, रहा होगा उसमें, पक्की बात है, लिखवा रखा मैंने, ठीक है, बाद में देख लेना आप। टू गिव खानदेश, मराठास फोर्स्ड सलाबत जंग टू गिव खानदेश वाया ट्रीटी ऑफ भालके, वाया ट्रीटी ऑफ भालके, एक जगह है वहां पे भालके, ठीक है ना, भालके, ट्रीटी ऑफ भालके, यहाँ के थ्रू इन्होंने बोला कि भाई ये हमारे हवाले कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर लिखना आप। क्या हुआ, सलाबत जंग खोज रहे हो? है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं है मुझे पता है ना। मुझे भी पलटवाओगे क्या? अरे लो, मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग कैसे नहीं लिखवा रखा है, ठीक है। उसके बाद निजाम अली खान आएगा, उससे पहले जो है सलाबत जंग है। हैदराबाद खोलोगे एज अ सक्सेसर स्टेट, उसमें मिलेगा सलाबत जंग, ठीक है। 1750 ऑनवर्ड्स, 1750 लिखना, उसके आगे डैश लगा के लिखना ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजें हुई। 50 ऑनवर्ड्स मराठास रेगुलरली रेडेड राजपूत किंगडम्स, ठीक है। ऐसे आते जाते मन हुआ, ऐसे जैसे बाजार उजार जाते थे, कोई रास्ते दोस्त दोस्त होता था तो घंटी बजा के भाग जाते थे, तो ऐसे रेगुलरली कि रोज पहुंच गए, अल्लाह आज लड़ाई हो जाए, बहुत दिन हो गए, फिर कुछ दिन हुए, फिर कहेंगे बहुत दिन हो गया और फिर लड़ाई हो जाए, ठीक है। हाँ, तो 1750 ऑनवर्ड्स मराठास रेगुलरली रेडेड राजपूत किंगडम्स, दे एक्सट्रैक्टेड एनुअल ट्रिब्यूट, दे एक्सट्रैक्टेड एनुअल ट्रिब्यूट्स, और एनुअल ट्रिब्यूट मतलब मराठास का एनुअल ट्रिब्यूट क्या था? चौथन सरदेशमुखी इन ब्रैकेट, है ना। तो दे एक्सट्रैक्टेड एनुअल ट्रिब्यूट्स इन ब्रैकेट चौथन सरदेशमुखी। जब हमें लगे कि भाई लिमिटेड वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है,
तो आप चौथ और सरदेशमुख के 2 वर्ड खराब ना करके सीधा बोल दो कि भाई एनुअल ट्रिब्यूट था, या जो भी लगे, चौथ और सरदेशमुखी लिखो, एनुअल ट्रिब्यूट लिख दो, एक साथ, मर्जी है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ कि मंथली, चलो मंथली 100-100 रुपए दूं, साल का एक साथ 1200 रुपए दे दूं। ये सिर्फ मैं उन राजपूत किंगडम्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की नहीं। वहां पे मंथली बस सुनने लग जाओगे, राजपूत वर नॉट द वीक वंस, ये सोच के देखो आप, जब कोई आपके इक्वली पावरफुल हो तो आप उससे समझौता करके रखते हो, है ना। भले आपको लगे कि आप जीत जाओगे उससे लड़ाई में, लेकिन अगर आप उसको मार भी दोगे तो कम से कम 15-20 हड्डियां आपकी भी टूटेंगी, ऐसा वाला सीन हो। तो इसलिए तो थोड़ा एक साल वाला सीन था, है ना। बाकी कमजोर जगहों से हो सकता मंथली वसूलते हो, 6 महीने पे वसूलें, बट वहां से एनुअल, है ना। ठीक है। एंड इंटरफियर्ड, इंटरफेयर्ड, एक तो एनुअल पेशकश मांगी उनसे, पेशकश ही तो थी एनुअल ट्रिब्यूट्स, और दे एंड इंटरफेयर्ड इन द सक्सेशन डिस्प्यूट्स, कि अगला उत्तराधिकारी अधिकारी कौन होगा उसमें भी जो इनके फेवर में हो उसको बैठा दो, एंड इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन डिस्प्यूट्स बट नेवर ट्राई टू एस्टेब्लिश मराठा रूल, बट नेवर ट्राई टू एस्टेब्लिश मराठा रूल, क्योंकि पता था कि डायरेक्टली मराठा रूल एस्टेब्लिश करने जाओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में 1750s वाले में एक पॉइंट नीचे लिख लेना, एक सब पॉइंट, मराठास ट्राइड बट फेल्ड टू सबजुडिकेट, सबजुगेट जो भी बोलते हैं, ट्राइड बट फेल्ड सबजुगेट, सबगेट बट फेल्ड टू सबजुगेट सिक्स, और सिख किंगडम कुछ भी बोल दो, सिक्स लिख लो आप, नहीं 3-4 लाइन्स और हैं, ठीक है। अरे इतना टेंशन मतलब, इतना हमें डिटेल्ड याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए इतना सारा बता दे रहा हूँ कि मान लो अगर मराठा किंगडम का राइज पे आप लिखो, 3-4 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो कम से कम आपके पास पुख्ता रहेगा, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो लिख दो आप, जो इंपॉर्टेंट लगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आप 1752, 1752, 1752 में क्या हुआ था, अभी हमने बात की थी, मुगल्स उसके प्रोटेक्शन में आ गए, है ना। 1752 ट्रीटी ब्रॉट मुगल्स अंडर मराठा प्रोटेक्शन, 1752 ट्रीटी ब्रॉट मुगल्स अंडर मराठा प्रोटेक्शन। आगे ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना चाहो तो इसमें एक बहुत बड़ा रीजन क्या होगा, सोच के देखो आप, हैं, कौन आ रहा था दिल्ली चिकन खाने, अब्दाली आ रहा था, पहुंच गया था ऑलमोस्ट, बीच में 2 लोग बैठे थे, दिक्कत कर दी, नहीं तो ऑलमोस्ट पहुंच गया था। मुगल्स को ऑलरेडी आउटकम पता है कि अगर अफगानी आए तो क्या हो सकता है, नादिर शाह के टाइम में देख चुके हैं, अब्दाली आ रहा है, अब्दाली उस टाइम भी आया ही था साथ में, 3940 में अब्दाली आया था ना, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, 3940 का टाइम था, 48 में दोबारा आ रहे थे, पहुंच नहीं पाए, रास्ते में रुक गए। अब मुगल्स वेर आफ्रेड ऑफ अफगान्स, तो रीजन लिख सकते हो कि अफगान्स के डर की वजह से मुगल्स दे केम द अंडर प्रोटेक्शन ऑफ मराठास, है ना। तो फियर ऑफ अफगान इन्वेजन आफ्टर फर्स्ट अफगान इन्वेजन 1748, तो इन ब्रैकेट क्यों आए आप लिख लो कि फियर ऑफ अफगान इन्वेजन आफ्टर फर्स्ट अफगान इन्वेजन इन 1748 विच वाज फेल्ड ऑब्वियसली, तो पहली बार हो चुका था 1748 में, डर था कि दोबारा अहमद शाह अब्दाली, उनको पता था जिम ज्वाइन कर चुका है, कभी भी आ सकता है। इन ब्रैकेट उसका रीजन बता रहा हूं, फियर ऑफ अफगान आफ्टर फर्स्ट अफगान इन्वेजन इन 1748 विच वाज फेल्ड। 1752 में एक सब पॉइंट लिखना आप, आलमगीर टू, आलमगीर टू, द पीरियड वाज 5459, आलमगीर टू 5459 was installed at puppet, was installed at puppet by interfering in succession disputes by Marathas. Alamgir 25459 was installed as puppet by interfering in succession disputes by Marathas.
अब आलमगीर टू इनका पपेट था, लेकिन आलमगीर टू रंगीला जैसा नहीं था, वो चाहता नहीं था पपेट बनना, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। आलमगीर टू के बाद उसका बेटा आता है शाह आलम टू। ठीक है। तो अब शाह आलम को टू को भी ये डर था, लिखना मत बता रहा हूँ ऐसे ही स्टोरी टाइप की। तो उसको डर था कि भाई मुझे भी एज अ पपेट बैठाएंगे तो वो दिल्ली से भाग जाता है, शाह आलम टू विल स्केप दिल्ली, इसी फियर की वजह से। ठीक है। एक और डर था उसको, एक और पर्सन था, किसी एक को मैंने टाइटल दिया था, हमने टाइटल दिया था गद्दार उल मुल्क। बताओ कौन था वो पर्सन? ही वॉज वजीर ऑफ मुगल एट दैट टाइम, शाह आलम टू के टाइम में, गद्दार उल मुल्क। अरे सादत अली मत लिख देना। इमाल उल मुल्क नाम था, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क वजीर था मुगल्स का, जो कि कट्टर एलॉय था मराठास का। तो ये डर था कि वो एलाई मार देगा शाह आलम टू को, इस डर की वजह से शाह आलम टू भाग जाएगा दिल्ली छोड़ करके। इमाद उल मुल्क को गद्दार उल मुल्क भी बोलते हैं, क्योंकि उसने गद्दारी की थी ऑफिशियली। ही वॉज एलाई ऑफ मराठास, इमाद उल मुल्क और गद्दार उल मुल्क। ठीक है। ओके। पपेट भाई इंटरफेयरिंग डिस। ओके। 1766, दो तीन लाइन्स और हैं, उसके बाद बस करते हैं लिखना। 1766, इट वॉज फियर ऑफ मराठास एंड मैसूर। अब मैसूर भी पावरफुल हो रहा था उस टाइम तक, 1766 तक पहुंच गए हैं। हैदर अली इज इन द पावर, है ना। 85 के अराउंड मरेगा तो फिर टीपू सुल्तान आ जाएगा, है ना। एंड मैसूर, देन हैदराबाद गेव, इनके डर से हैदराबाद गेव नॉर्दर्न सरकार्स। नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन याद है, मतलब आंध्रा वाला रीजन इसने दे दिया। लो भाई, किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, मराठास को मत लिख देना। ठीक है। इतना खौफ था इन दोनों का कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई लो हम आपसे हाथ मिलाते हैं। ठीक है ना। ओके। हैदराबाद गेव द नॉर्दर्न सरकार विच इज आंध्रा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी डिडेंट हेल्प। बट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हेल्प हैदराबाद। उसका रीजन बताऊंगा अभी, बट हाँ फिलहाल आप जानते रहो। अच्छा, दिया क्यों था वो भी ब्रैकेट में लिख लो, इन रिटर्न टू मिलिट्री प्रोटेक्शन, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देगी अगर उन पे मराठास या फिर हैदराबाद मैसूर ने अटैक किया तो, है ना। इसलिए कि नॉर्दर्न सरकार आप रख लो, बट मुझे मिलिट्री प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करोगे अगर मराठास या फिर मैसूर अटैक करता मुझ पे। ठीक है। अगर क्लियर है। बट फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प नहीं की, क्यों हेल्प नहीं की वो समझते हैं आगे। अब लिखो आप 1795, जो डर था वो हो गया, मराठास ने अटैक कर दिया 1795। बैटल ऑफ खारदा, बैटल ऑफ खारदा। अच्छी राइटिंग है कि नहीं, बोलो अच्छी है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, गुड। बैटल ऑफ खारदा, इन बैटल ऑफ खारदा लास्ट बैटल बिटवीन, इट वॉज द ऑफिशियली लास्ट बैटल बिटवीन हैदराबाद एंड मराठास। और जीतेगा कौन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प नहीं करेगी तो? ऑब्वियसली मराठास, है ना। तो लास्ट बैटल बिटवीन हैदराबाद एंड मराठा एंड वन बाय मराठास बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट हेल्प्ड। बिटवीन मराठास, बट ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट हेल्प्ड ड्यू टू, क्यों नहीं हेल्प किया ये रीजन जान लो आप। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखो, बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी मत लिखो आप। डिड नॉट हेल्प हैदराबाद ड्यू टू फ्रेंडशिप विद मराठास। ये आपके दोस्त हैं, उससे पहले से ये हमारे दोस्त हैं। और ये दोस्ती कब हुई? फ्रेंडशिप विद मराठास सिंस द ट्रीटी ऑफ सालबाई। उसमें मैंने बोला था कि मराठास और इनकी ट्रीटी थी, तो वहाँ पे एक बात ये भी थी कि आगे हम आपके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई एक्सप्लेन ही कर देते हैं पहले। 17 मई 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई कहाँ है?
मध्य प्रदेश में है आई थिंक, एक जगह है, देख लेना आप। आई जितना मुझे याद है आई थिंक इट्स इन मध्य प्रदेश। ट्रीटी ऑफ सालवाई 17 मई 1782, ठीक है। कब हुई ये? आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो कि आज आपके क्वेश्चन में था, तो इसको कुछ पॉइंट्स, ये हुई पहले एंग्लो मराठा वार के बाद, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जिसमें ऑब्वियसली अंग्रेज जीते, लेकिन कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी समझौते हुए, है ना। कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। किसके बीच हुआ था याद रख लो आप ये भी, वॉरेन हेस्टिंग्स वर्सेस, क्या नाम था उनका, अभी बताया था मैंने, महादजी शिंदे, महादजी शिंदे। ये शिंदे वाले भी मैक्सिमम मराठा सरनेम, देयर इज अनदर सरनेम, महादजी शिंदे। जीतेंगे ये, तो अंग्रेजों ने क्या मांगा इनसे? अंग्रेजों ने बोला एक तो आप मैसूर को हराओगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ें बोली कि भाई हमको क्या चाहिए? इन्होंने बोला कि डिफीट मैसूर, तो मराठास ने बोला कि ठीक है, हो साहिब, करेंगे, ठीक। और इन्होंने बोला कि फ्रेंच आपके टेरिटरी में सेटल नहीं हो सकते, तो फ्रेंच आर प्रोहिबिटेड इन मराठा टेरिटरी, फ्रेंच प्रोहिबिटेड इन मराठा टेरिटरी। ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी। मराठास ने क्या मांगा? अब देखो, आप पहले तो इन्होंने बोला कि किसको पेंशन दो, किसकी बात की थी हमने, रघुनाथ राव को पेंशन, चच्चा को पेंशन दो, है ना, पहली कंडीशन। तो मराठास की कंडीशन कि भाई राव को पेंशन दो आप, इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, पेंशन दे देंगे। पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने माधव राव टू को एज अ पेशवा एक्सेप्ट किया महाराष्ट्र का, ठीक है ना। दे एक्सेप्टेड माधव राव टू, माधव राव टू एज पेशवा ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र वॉज स्वराज्य। यहाँ पे अगर अपने आप को रूलर बना लोगे आप, तो लोग रिवोल्ट कर देंगे, कुछ दिन टिक पाओगे, है ना। लेकिन किसी और के नाम पे रूल करोगे जो वहाँ पे बहुत टाइम से एस्टेब्लिश्ड है, तो विल रूल फॉर द लॉन्ग टाइम। टैक्टिक्स है ना, कि दिमाग लगा के खेलो दिमाग से। ओके, महादजी को क्या फायदा हुआ वो भी लिख लो आप। तो महादजी गॉट, एक लाइन लिख लो आप, महादजी गॉट वेस्ट ऑफ जुमना रिवर, यमुना मत लिख लेना, महादजी गॉट वेस्ट ऑफ जुमना रिवर। अब पता नहीं यमुना का ही नाम था या क्या था, तो वेस्ट एरिया जो था जुमना रिवर का, वो पूरा मिल गया महादजी शिंदे को, ठीक है। एंड मराठास गॉट दियर टेरिटरी बैक। एक तो महादजी शिंदे को ये चीज मिली, है ना, जुमना रिवर का जो वेस्ट वाला पार्ट था वो मिल गया। मराठास को कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने, वो भी लौटा दी। मराठास गॉट दियर टेरिटरी बैक, मराठास गॉट दियर टेरिटरी बैक इस ट्रीटी में। तो मराठास गॉट दियर टेरिटरी बैक विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग, which was occupied by East India Company during Treaty of Purandar, Treaty of Purandar। ये सब मिडेवल का पार्ट, बट स्टिल ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, हाँ मतलब वही ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कुछ चीज़ें ज़मीनें अंग्रेजों के पास थी, जो कि इन्होंने लौटा दी इसमें सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, है ना। अच्छा, ये ना इनकी मांगे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? इन्होंने बोला कि मराठास हराए मैसूर को, हम नहीं लड़ेंगे। इन्होंने बोला कि आप मैसूर को हराओ, दूसरा मराठास क्या इंश्योर करे कि जो फ्रेंच हैं वो आपकी टेरिटरी में कहीं दिखने नहीं चाहिए, बाकी का हम देख लेंगे, आपकी टेरिटरी में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। आप लड़ाई लो, हम पिक्चर देखेंगे बैठ के बगल से।
कौन सा पूरा? तो ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या क्या चीजें हुई, ये डेट है, डेट है। पहली चीज हुई कि भाई ये पहला एंग्लो मराठा वॉर था, दोनों लोग की लड़ाई थी, पहली बार इंग्लिश लड़ रहे हैं मराठास से, ठीक है। वॉरिंग हेस्टिंग्स था उस टाइम का उनका गवर्नर, एंड देन महादजी शिंदे थे मराठास के लीडर। लड़ाई हुई, मराठा हारेंगे, हारे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या मांगा हारने के बाद? एक तो वो बोला कि आप मैसूर से जाकर के लड़ो, उनको हराओ पहले, क्योंकि मराठास ब्रिटिशर्स की टेंशन बनी हुई थी, मैसूर से जीत नहीं पाए थे ऑफिशियली जब तक टीपू सुल्तान रहेंगे, उसके बाद कैप्चर कर लेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो मैसूर को हराओ। दूसरा ये है कि आप एक काम करो, अपने किसी भी एरिया में कोई भी फ्रेंच आदमी नहीं दिखना चाहिए, फ्रेंच को सेटल नहीं होने दोगे आप, अगर वो कोशिश करते हैं तो मार के भगा दो, तो फ्रेंच का सेटलमेंट ना हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मांग है। बदले में इन्होंने क्या मांगा मराठास ने? इन्होंने बोला कि पहली बात तो रघुनाथ राव को पेंशन दो, दूसरी बात जो माधव राव टू हैं उनको एज अ पेशवा बताओ आप महाराष्ट्र का, ठीक। और उसके बाद जो महादजी शिंदे थे जो लड़ाई जिनसे हुई थी, उनको एरिया मिला वेस्ट ऑफ जमुना रिवर, जमुना रिवर का जो वेस्ट वाला एरिया था वो पूरा उनके मिल गया, और कुछ और एरिया था जो कब्जा कर रखा था ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो भी लौटा दिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी साल भाई, सही बताओ। अरे अभी 18 मिनट है और टाइम है। कंटेक्स्ट बहुत रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, याद भी नहीं रखना, ये तो मैंने बता दिया, ये चीज़ एडिशनल सालबाई की मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई पे जाके क्वेश्चंस उठा के देख लेना, यूपीएससी ने शायद कभी पूछा और ना कभी पूछेगा, पता हो आपको इसलिए मैंने बता दिया, इतिहास आपको अपना पता होना चाहिए। ये दुखी होने की बात नहीं, इतना सब कुछ महादजी शिंदे का नाम इससे पहले कभी सुना था? कभी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन हाँ क्योंकि ठीक है हुआ था तो बता रहा हूँ। और जैसे अगर ट्रीटी ऑफ पुरंदर वगैरह जानना है, जब मैं एंग्लो मराठा वॉर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करूंगा, ये लड़ाइयों का तो रेफरेंस आ रहा है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लड़ाइयाँ की, एक एक का रेफरेंस बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें हुई सब कुछ लिखवा दूंगा उसमें, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1798। मानो वगैरह समझ आ रहा लो? अच्छा बताओ नहीं समझ आ रहा दो दो लाइन तीन लाइन और है ना, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद लिखने वाला काम खत्म है, फिर नहीं लिखूंगा है बताओ वही तो देखो। मैंने 4 लाइन में लिखा, मैं क्या करूं मेरी 4 लाइन है वो। 1798, अरे 2 या 3 लाइन पक्का, उसके बाद मत लिखना। 1798 नहीं नहीं नहीं, ये बस लास्ट पक्का, लास्ट 2-3 लाइन लास्ट, ठीक है। 1798, 1798 हैदराबाद बिकेम फर्स्ट स्टेट, हैदराबाद बिकम फर्स्ट स्टेट टू साइन सब ऑर्डिनेट अलायंस। हैदराबाद ऑफिशियली पहला स्टेट बन गया जिसने किससे? ब्रिटिशर्स से दोस्ती कर ली। सब ऑर्डिनेट अलायंस की बात जब भी होगी तो याद रखना कि ब्रिटिश से अब अलायंस हो रहा है यहाँ स्टेट्स का, है ना। तो हैदराबाद बिकेम फर्स्ट स्टेट टू साइन सब ऑर्डिनेट अलायंस इन 1798। और सब ऑर्डिनेट अलायंस में क्या बात हुई थी कि हम आपको ये चीज़ देते हैं, आप हमें क्या दोगे? मिलिट्री प्रोटेक्शन। सब ऑर्डिनेट अलायंस इन 1798, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना सब ऑर्डिनेट अलायंस क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे हैदराबाद को, एंड गॉट द ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। तो सब ऑर्डिनेट अलायंस इसलिए हुआ था कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए मिलिट्री का, आप हमें एज मिलिट्री प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो इससे कुछ बातें रिलेट होती हैं, मतलब ये ऐसे लिखवा नहीं, मर्जी लिखो ना लिखो कि बाई मिड 18th सेंचुरी इंडिया इज इक्वल टू फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, कह सकता हूँ कि नहीं? इनका जो आउटकम है मैं वो कह सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको एज आंसर लिख सकता हूँ कि बाय मिड 18th सेंचुरी इंडिया इज इक्वल टू फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। इंडिया फ्रेगमेंटेड पॉलिटी बन चुकी है अब की, क्योंकि केओस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अपॉर्चुनिस्ट थी, है ना। मौका देखा कि अब सारे स्टेट 1761 के बाद तक स्टेबिलिटी का पीरियड, उसके बाद इन्होंने देखा कि अब सारे स्टेट्स लड़ मर रहे हैं एक दूसरे से, यही तो।
तो उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार ये कर रहे थे, जहां मौका मिला ये वहां खुद घुस गए। तब तक सिर्फ ट्रेड चलता रहा था। अब वो देख रहे हैं कि 1761 के बाद क्या है, सारे स्टेट्स लड़ मर रहे हैं, मराठास सबको तंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सारे स्टेट्स मराठास के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे हमारी एक बात पे। हैदराबाद ने कर भी दिया। तो उन्हें ये पता था कि अगर मराठास का डिक्लाइन हुआ 1768 पे 1761 में एक और बात की पुष्टि होती है कि मराठास इज नॉट गोइंग टू बी द सेंट्रल रूलर ऑफ इंडिया। ये भी बात सही है ना। तो इससे बहुत सारी बातें आप समझ सकते हो। तो ये बात थी, बाकी लिखवाऊंगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। और आगे चलो, लिख पढ़ा नहीं आगे कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने वो पीरियड ऑफ टर्मोइल किया था, तो अगर मैं मराठास की बात करूं 1756 के बाद से कुछ मेजर पॉइंट्स ऐसे एक वेन ग्राफ टाइप का बनाऊं, तो वो देख लेते हैं थोड़ा, है ना, कि मराठास बाई 1756, मराठास बाई 1756 क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, बस उसको मतलब एज आ भाई अगर मैं जल्दी में हूँ मुझे दिखाना है, ठीक है। तो एक काम हो चुका है, इनको स्वराज्य मिल चुका है ना, स्वराज महाराष्ट्र 1756 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक ये सेंट्रल पावर बन चुके हैं। दे वर ऑन दियर पीक 1758 तक 56 तक दे आर ऑन द दियर पीक, है ना। प्लस इनको क्या चीज़ मिल चुकी है, खाब तो मिला ही हुआ था, मालवा और खानदेश भी मिल चुका है कि नहीं, अभी बात की हमने ना, मालवा और खानदेश मिल चुका है इनको। तो लिख सकते हो आपकी मालवा एंड खानदेश बाई 1751। अब इनको मालवा और खानदेश भी मिल चुका है बाई 1751, 1751 तक इनको मालवा और खानदेश भी मिल चुका है। एक और पॉइंट बात करें तो जो टेरिटरी थी किसके बीच की, चंबल और नर्मदा के बीच की, वो भी इनको ऑफिशियली मिल चुकी है। तो ये तो मिला ही था। प्लस अगर मैं इस टेरिटरी की बात करूं कि जो ये पूरी टेरिटरी थी, सिर्फ मालवा ही नहीं था इसके बीच में, और भी टेरिटरीज थी। तो चंबल नदी और नर्मदा के बीच की ये जो टेरिटरी है पूरी, ये पूरी मिल चुकी है मराठास को, है ना। प्लस इसके बाद एक और स्टेट कैप्चर किया इन्होंने, उड़ीसा। ऑफिशियली इनका में हो गया कि नहीं बाई 1751। तो यहाँ मैं ऐसे करके प्लस करके लिख सकता हूँ कि भाई उड़ीसा को भी ये कैप्चर कर चुके हैं, उड़ीसा बाई 1751। ये देखो कुछ चीज़ें थी जो मराठास ने ऑलरेडी कैप्चर करके रखी हुई हैं। और इसके अलावा अगर इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहो तो 60% रेवेन्यू ऑफ गुजरात ये ऐड कर सकते हो। फिर एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम राजपूत्स, बस मैं इसको सम अप कर रहा हूँ जितने पॉइंट्स हमने लिखे। तो 60% रेवेन्यू ऑफ गुजरात एक ही जगह पे, ताकि मुझे याद करने में आसानी हो, एनुअल ट्रिब्यूट फ्रॉम राजपूत्स, है ना। कि राजपूत से भी एनुअल ट्रिब्यूट मिल रहा है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमने बात की? कहाँ का चौथ ले रहे हैं ये? बंगाल एंड बिहार, है ना। ये सारी चीज़ें आप एक जगह लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। दे गॉट द चौथ ऑफ बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार का चौथ वसूल रहे हैं। और एक एरिया कौन सा मिल गया इनको, कोंकण कोस्ट, वो भी तो इन्हों को मिला। अनदर थिंग इज दे गॉट द कोंकण कोस्ट। भाई चलो कोंकण कोस्ट से भी जितने पॉइंट्स हमने लिखे बस बेसिकली उन्हीं को एक एक करके लिख रहे हैं कि इनको क्या चीज़ें मिल चुकी हैं भाई 1756। और 1752 में क्या हुआ था, इनके अंडर कौन आ गए, मुगल्स, मुगल्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ मराठास, ये भी इनकी एक उपलब्धि, है ना। मुगल्स अंडर प्रोटेक्शन बाई 1752। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने बात की। देखो सिर्फ इतने में ही वो पूरा कंक्लूड हो गया, इतनी बातें हमने की थी, यही तो थी। कुछ 4-5 पॉइंट्स में देखो पूरी बातें आपने लिख दी। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, वही मैं बोल रहा था आपको पूरा कुछ नहीं लिखना है, आप इतनी चीज़ें मेंशन कर दोगे, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, अनलेस कि ऐसे लिखने को आ जाए। तो इस तरह से अब क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था, इनके पीक के बाद आएगा अहमद शाह अब्दाली, तो थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे। अहमद शाह अब्दाली कौन था, क्यों आया, क्या चीज़ें थी। उसके बाद बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था। अभी खैर टाइम है तो कहो तो अहमद शाह अब्दाली कर लें।
अरे कहाँ हो ही गया, अब आगे बढ़ा दो। मैं कर ही दूँ, है ठीक है। तो जो इनको सबसे बड़ा थ्रेट था दैट इज अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली का एक और नाम क्या था? अहमद शाह दुर्रानी। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दुर्रानी ग्रुप, पहली बात, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली को आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी है, कोई बात नहीं, सुन ही लो ऐसे। तो देखो इन इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन बनेगा? इनको अभी डर है, ऐसा नहीं है कि अहमद शाह अब्दाली अभी कोशिश नहीं कर रहा है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं मराठास पे, ऑफिशियली अहमद शाह अब्दाली नहीं आया है, लेकिन अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बराबर में पंजाब और लाहौर में, कश्मीर में बैठा है उनका बेटा। इसी टाइम पीरियड में ऑलरेडी पंजाब एंड कश्मीर इज कैप्चर्ड बाय द सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, द एल्डर सन नेम इज तिमूर, तिमूर शाह का नाम था, तिमूर शाह। अगली क्लास में इसको बता दूंगा मैं, डोंट वरी। बट तिमूर शाह ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो फौजें भेज रहा है, लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, तो लगातार अटैक्स हो रहे हैं, इन पे भी हो रहे हैं और ये लोग भी उन पे कर रहे हैं, तो ये लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऑफिशियली क्या हुआ, ये लोग अटैक कर देंगे, रघुनाथ राव को भेजेंगे नाना साहब कि जाओ एक काम करो, तिमूर बहुत परेशान कर चुका, दरवाजा खटखटा के भाग रहा, उसके घर में घुस जाओ। तो रघुनाथ राव जाएंगे आर्मी लेकर के, और तिमूर को ऑफिशियली रिमूव कर दिया जाएगा कश्मीर एंड पंजाब से, जिसकी वजह से गुस्सा हो जाएगा कौन? उसका पप्पा अहमद शाह अब्दाली। अब अब्दाली आएगा वहाँ से अपनी फोर्स लेकर के, अहमद शाह अब्दाली आएगा 60,000 लोगों को लेकर के, और मराठास के पास 50,000 लोग थे, सिर्फ 10,000 का डिफरेंस था। लेकिन हारे क्यों? मैंने बोला था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिस दिन मैंने शुरू की थी ये क्लास, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, टेक्नोलॉजी वाइज अब्दाली वाज वे अहेड ऑफ दीज मराठास, है ना। एक तो ये बात थी, कैनन्स वगैरह यूज़ हुए, गन पाउडर यूज़ हुआ, गन यूज़ हुई ऑफिशियली, है ना। तो गन्स थी, और वो गन्स भी ऐसी थी कि जो इनके आर्मर्स को पियर्स कर जाती थी आराम से, गोली मारी ना तो आर्मर रोक नहीं पाता था इनका। अब इधर तलवार लेके दौड़ो, गोली मार दी, काम खत्म, है ना, तो पहुंच ही ना पाओ। संख्या में भी वो लोग ज़्यादा थे, इनके पास 50,000, वो 60,000 लोगों को लेकर आया था, है ना। अहमद शाह अब्दाली के पास अलाइज थे, जैसे नाजिबुद्दौला, वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। अहमद शाह अब्दाली खुद एक बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर, और यहाँ आपके पास मराठास का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बचा, बहुत सारे लोग मर गए, नाना साहब बूढ़े हो गए हैं, विश्वास राय लीड कर रहे हैं, मारे जाएंगे, और भी लोग लीड कर रहे हैं, मारे जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस, एक और रीजन उसमें ये होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, कि जो सप्लाईज थी मराठास की, जो मराठास को खाना पीना मिल रहा था, उस सप्लाई को कट कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। आप समझ रहे हो ये चीज? दिल्ली से सप्लाई जा रही थी इनके पास, पानीपत, है ना, तो दिल्ली से मोस्टली सप्लाई जा रही थी खाने पीने की, तो इसने क्या किया, पानीपत को घेर लिया चारों ओर से। मराठास भी ये करते थे, ये टैक्टिक्स मराठास को भी आती थी, लेकिन मराठास ये कर पाते उससे पहले अब्दाली ने ये काम कर दिया, उसने पूरे पानीपत को घेर लिया, सप्लाई कट कर दी खाने पीने की। एक तो आपके घोड़े खाए बिना मर जाएंगे, दूसरे आपके सैनिक खाने बिना मर जाएंगे, और अफगान से लगातार उसकी सप्लाईज आ रही हैं, प्लस अवध भी सप्लाईज भेज रहा है उनके पास पूरा खाने के। तो एक टाइम आएगा जब डेस्परेटली मराठा सरदार जो थे उनको लगा कि भूखे मर जाओ, इससे अच्छा लड़के मर जाओ। तो फिर अपने कह सकते हो ना कि ब्रेवरी की वजह से, कि या तो मैं खाए बिना मर जाऊं या मैं लड़के मर जाऊं, तो डेस्परेटली वो लास्ट डे ऑफ बैटल ऑफ पानीपत वो अटैक कर देंगे अब्दाली पे पूरा फोर्स के साथ। और जब इस तरह से होता है ना कि मेरे पास कोई चांस नहीं, तो जनरली आदमी हार जाता है, या तो 6 बॉल पे 6 छक्के मार दो, या तो आउट हो जाओ, तो जनरली आउट हो जाता है है ना। वो कभी नहीं होता कि 6 पे 6 छक्के लग जाए, अनलेस रिंकू सिंह इज देयर। ठीक है, तो ये बात है। तो डेस्परेटली अटैक किया, क्योंकि मजबूरी बन गई थी, खाए बिना मर जाओ या तो, और डेस्परेटली जब अटैक किया तो ऑब्वियसली हारना था ही, तो बहुत मैसिव मैसेकर काट डाला उन लोगों ने गाजर मूली की तरह, क्योंकि भूखे पेट लड़ना आसान थोड़ी है ना। कई दिन से खाए बिना आप रह गए हो, तो एक तो चलना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से अटैक करना, वो भी पानीपत जैसी जगह पे। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजंस होंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, कुछ पॉइंट्स उसके देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बहुत है यहाँ तक। ठीक है, ऑनलाइन वालों आप भी जा सकते हो, थैंक यू सो मच। मुझे बोलो, बोल दो तभी जाओ। कुछ चीज़ें अवॉइड करना, सेकंड वाला आंसर बेहतर था, कुछ चीज़ें हैं देख लेना, बेहतर था पहले से।
फर्स्ट वाला जो आंसर लिखा था ना उससे बेहतर है सेकंड वाला, मैं ये कह रहा हूँ। चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय।